इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को अच्छे से पढ़ा था। हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स सॉल्व करे थे, और उससे पहले हम लोग लिंक्स एंड जॉइंट्स एंड काइनेमेटिक डायग्राम्स को कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा रोबोट एनाटॉमी। फर्स्ट हम रोबोट एनाटॉमी की डेफिनेशन देख लेते हैं। रोबोट एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ वेरियस पार्ट्स एंड सबसिस्टम्स ऑफ रोबोटिक सिस्टम। सिंप्लीफाइड भाषा में अगर मैं बताऊँ तो कोई भी रोबोटिक सिस्टम होता है, उस सिस्टम का जितने भी पार्ट्स होते हैं, रोबोट किन किन पार्ट से मिलकर बना है, कौन कौन सी सब सिस्टम्स और सब मॉड्यूल्स उस रोबोट में मिलकर लगे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर देखो, कोई भी रोबोटिक मैनिपुलेटर दो मेन मॉड्यूल से मिलकर बना होता है। जो स्टार्टिंग की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं वो रोबोटिक आर्म होती हैं, ठीक। और जो लास्ट की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, इफ़ इट इज़ अ स्पेशल मैनिपुलेटर, वो लास्ट की जो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं वो रोबोट की रिस्ट कहलाई जाती है। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, ठीक है। अगर ये हमारा एक रोबोटिक मैनिपुलेटर है जो हमारा सिस्टम है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम रोबोट एनाटॉमी को पढ़ेंगे तो ये सारे मेन टॉपिक्स हैं जो एनाटॉमी में कवर किए जाते हैं। इसमें लिंक्स एंड जॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया है, क्योंकि रोबोटिक सीरीज़ को स्टार्ट करने के लिए हमको लिंक्स एंड जॉइंट्स पहले पढ़ना था, बिकॉज विदाउट स्टडिंग ऑन द टॉपिक्स ऑफ लिंक्स एंड जॉइंट्स हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाते। तो ये मैंने आपको पहले ही कवर करा दिया है। फिर रोबोटिक आर्म कॉन्फ़िगरेशन, ये भी कवर हो गई है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये भी कवर हो गई है, ठीक। ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ रोबोट एनाटॉमी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा रोबोटिक सिस्टम है। अब एनाटॉमी का मतलब होता है कि कौन कौन सी सब असेंबलीज, सब मॉड्यूल से बनकर से मिलकर ये मेरा रोबोटिक आर्म बना है। एज यू कैन सी, ये हमारा इतना पोर्शन रोबोटिक आर्म है, और ये हमारी रोबोटिक रिस्ट है, आगे की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इसके बाद ये हमारा एंड इफेक्टर है, ठीक। इसके अलावा भी बहुत से पार्ट्स होते हैं एक रोबोटिक सिस्टम में, जैसे कि एक रोबोट का हमारा क्या होता है, कंट्रोलर होता है। ये कंट्रोलर क्या करेगा, रोबोट के ब्रेन की तरह काम करेगा, और इसमें ही सारे कंप्यूटर्स होते हैं। जो भी रोबोट कंट्रोलर्स होते हैं, ये एक टाइप से हमारे हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर्स होते हैं, जिनके अंदर हमारे रोबोट के काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स के और विजन के सारे एल्गोरिदम्स रन करते हैं। कंट्रोलर के साथ आपका इसका टीचिंग मेथड होगा या रोबोट प्रोग्रामिंग मेथड होगा, और आपका क्या होगा, पावर सप्लाई होगी, ठीक है। ये सारे सब कंपोनेंट्स या सब असेंबलीज होती हैं जो मिलकर एक कंप्लीट रोबोटिक सिस्टम को बनाती हैं। इन्हीं सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, रोबोट एनाटॉमी की स्टडी बोलते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोबोट मैनिपुलेटर इज द रोबोट एनाटॉमी, ठीक। ये 3 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लिंक्स एंड जॉइंट्स, रोबोटिक आर्म कॉन्फ़िगरेशंस एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये हमने पहले इसलिए कवर कर लिया बिकॉज जो ये लास्ट के टॉपिक हैं ये थोड़े से एडवांस हो जाते हैं, और रोबोटिक्स का कोर्स स्टार्ट करने के लिए आपको जो बहुत बेसिक्स हैं, जैसे कि लिंक्स एंड जॉइंट्स एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये आपको ऑलरेडी आना चाहिए था। रोबोट एनाटॉमी के स्टार्टिंग के ये 3 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, और जो लास्ट के 4 टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है रोबोट्स रिस्ट, हम आज ये कवर करेंगे रोबोट का रिस्ट क्या होता है, और उसमें कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है। साथ ही साथ हम रोबोट के एंड इफेक्टर के बारे में जानेंगे। थोड़ा ब्रीफ नॉलेज होगी, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं हो सकती, बिकॉज ये एक एक इंडिविजुअल टॉपिक ही अपने आप में एक एक मॉड्यूल के बराबर है। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एक जनरल अवेयरनेस के व्यू से इसको कवर करेंगे। ब्रीफ नॉलेज होगी। उसके बाद हम लोग सेंसर्स एंड कंट्रोलर्स के बारे में एक जनरल डिस्कशन करेंगे कि रोबोट्स में कौन कौन से सेंसर यूज़ होते हैं और उनका किस टाइप का कंट्रोलर होता है। और लास्ट में हम रोबोटिक ड्राइव्स, एक्चुएटर्स एंड पावर सप्लाई के बारे में एक बहुत ब्रीफ नॉलेज लेंगे, सो दैट हमको पूरे रोबोट की एनाटॉमी के बारे में पता हो कि रोबोट में कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से सब असेंबलीज और कौन कौन से सब सिस्टम्स लगे होते हैं। जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा रोबोटिक रिस्ट। रोबोट एनाटॉमी का जो सेकंड टॉपिक हम कवर करेंगे वो है रोबोट्स रिस्ट, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कोई भी रोबोट मैनिपुलेटर होता है वो आपके 2 मेन पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट जो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं उनको हम रोबोट का आर्म बोलते हैं, वी कॉल इट रोबोटिक आर्म। और जो लास्ट में 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं उनको हम रोबोट रिस्ट बोलते हैं, ठीक है। यही आपकी रोबोट की रिस्ट होती है जिसमें लास्ट में 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। द रिस्ट असेंबली इज अटैच्ड टू द रोबोट्स आर्म एंड पॉइंट। जो रोबोट के आर्म का एंड पॉइंट होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर ये हमारा रोबोट है, दिस वाइट पोर्शन इज द फिक्स्ड बेस लिंक 0,
दिस ब्लू वन इज लिंक 1, ये येलो वाला आपका लिंक 2 है, ग्रीन लिंक दिस इज लिंक नंबर 3। जो ये 3 लिंक्स हैं, दिस लिंक दैट इज फिक्स्ड, दिस दिस एंड दिस, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका रोबोटिक आर्म कहलाता है। दिस इज रोबोटिक आर्म, ओके। और इसके आगे की जो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इस असेंबली को हम रिस्ट असेंबली कहते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, एक ये पर्पल रंग का लिंक, दिस इज लिंक 4, रेड वाला लिंक लिंक 5 एंड दिस इज लिंक नंबर 6। सो जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है, अगर ये आपका लिंक नंबर 2 था, ये लिंक नंबर 3 है, सो दिस वन इज द लिंक नंबर 4, दिस वन इज लिंक नंबर 5 एंड दिस वन इज लिंक नंबर 6। ठीक है, तो आपका लिंक नंबर 3 और लिंक नंबर 4, if the axis of joint is like this, if the axis of this joint is like this and there is a rotation like this, the rotation is between link 4 and link 3, तो ये जो हमारा जॉइंट है ये ट्विस्ट जॉइंट होगा। ठीक है, सो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से आ गई। अब लिंक नंबर 4 और लिंक नंबर 5 को देखो, ये लिंक 4 है, ये लिंक 5 है। सो इस जगह पर आपकी रोबोट की मोटर है। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज लाइक दिस। सो ये क्या है, आपका रेवोल्यूट जॉइंट है। तो एक ट्विस्ट हो गया, एक रेवोल्यूट हो गया। अब आप लिंक नंबर 5 और लिंक नंबर 6 को कंसिडर करो, तो विद रिस्पेक्ट टू लिंक नंबर 5 जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस टाइप से है। ठीक है, ये आपका थीटा रोटेशन हो जाएगा। सो ये अगेन एक ट्विस्ट जॉइंट है। सो जो आपकी लास्ट की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ये क्या है, आपकी 3 रोटेशंस हैं, या 3, या यू कैन कॉल इट 3 रोटेशंस। इसमें आपके पहला वाला तो ट्विस्ट जॉइंट है, सेकंड वाला रेवोल्यूट, थर्ड इज अगेन ट्विस्ट। सो दिस असेंबली इज नोन एज द रिस्ट असेंबली। अब इस असेंबली का काम क्या होता है, कोई भी रोबोट मैनिपुलेटर होता है तो उसमें हम लास्ट में एक 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की रिस्ट असेंबली ऐड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मैक्सिमम 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लगाओ, आप उससे कम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की रिस्ट असेंबली भी यूज़ करते हो। सो दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन। ठीक है, तो रिस्ट असेंबली को अटैच किया जाता है रोबोट के आर्म के एंड पॉइंट पे। सो अगर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ओके। सो ये हमारा रोबोट है। ठीक है, ये बेस हो गया, दिस इज लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2 एंड लिंक नंबर 3। सो ये पूरा स्ट्रक्चर बेस से लेके आपका दिस ग्रीन लिंक तक, लिंक नंबर 3। सो स्टार्टिंग के ये जो स्ट्रक्चर है इसको रोबोटिक आर्म बोलते हैं। ठीक, अब इस रोबोटिक आर्म का जो एंड पॉइंट है वो इस जगह पर होगा, इस ग्रीन वाले स्ट्रक्चर का एंड पॉइंट। ठीक है, ये यहाँ पर है, इसको हम बोलते हैं रोबोट के आर्म का एंड पॉइंट। तो ये आर्म का एंड पॉइंट है। इस एंड पॉइंट के आगे जो आप ये देख रहे हो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ही आपकी रिस्ट कहलाती है। ठीक, सो इस स्ट्रक्चर में कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो मैं आपको 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम शो कर देता हूँ। ठीक है, और एक पॉइंट और है, जब हम इस रोबोटिक आर्म में, आर्म का मतलब ये यहाँ तक, ये चारों एलिमेंट्स मिला के रोबोट का आर्म बनाएंगे, जब हम इस आर्म के आगे इस रिस्ट को अटैच करते हैं तो वो कहलाता है हमारा रोबोटिक मैनिपुलेटर। ठीक है, सो अगर कोई आपसे पूछे कि रोबोटिक मैनिपुलेटर क्या होता है, सो सिंपल आंसर है कि वो 2 कंपोनेंट्स या 2 मेन मॉड्यूल्स का एक कलेक्शन होता है। सो जो फर्स्ट मॉड्यूल है दैट इज रोबोटिक आर्म। आर्म का मतलब है ये स्टार्टिंग की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ तक। ठीक है, अब इस रोबोटिक आर्म के आगे जब आप एक रिस्ट लगा दोगे, ये वाले 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो वो एक रोबोटिक मैनिपुलेटर कहलाएगा। ठीक है, सो हम इसकी एक बार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेक कर लेते हैं। सो ये रोबोटिक आर्म की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, दिस इज ट्विस्ट जॉइंट, दिस इज द रेवोल्यूट जॉइंट, दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये अपना तीसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी रेवोल्यूट जॉइंट है। सो इतना तो हमारा रोबोटिक आर्म हो गया। ठीक है, अब हम अब हम रिस्ट की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेक करते हैं। सो रिस्ट की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, रिस्ट में हमारी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। सो ये आप देख सकते हो, ये हमारी पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। ठीक है, तो अगर ये लिंक नंबर 3 था, ये पर्पल वाला हमारा लिंक नंबर 4 है। सो बिटवीन लिंक 3 एंड लिंक 4 हमारी एक ट्विस्ट जॉइंट है, ये हमारा रिस्ट का पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, ये इस पोजीशन से यहाँ पे जो मोटर्स हैं ये इसकी वजह से रोटेट हो रहा है। सो ये हमारा पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया रिस्ट का। ठीक, तो इसको यहाँ पे फिक्स करते हैं। अब आप देखना, बिटवीन दिस लिंक, पर्पल वाला लिंक जो लिंक नंबर 4 है, और ये रेड वाला लिंक जो लिंक नंबर 5 है, इन दोनों के बीच में एक रेवोल्यूट जॉइंट है एट दिस पोजीशन। सो ये हो गया
आपका वो रेवोल्यूट जॉइंट जो कि लिंक नंबर 4 और लिंक नंबर 5 के बीच में है। ये हमारी रिस्ट की सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। अब थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम इस ब्लैक वाले लिंक को, जो कि हमारे रोबोट का एंड फ्लैंज है, रिस्ट का एंड है, ये रिस्ट के एंड को हम टूल पॉइंट भी बोलते हैं या फिर एंड इफेक्टर पॉइंट भी बोलते हो। और यहाँ पे देखो एक फ्लैंज कपलिंग लगी हुई है, क्योंकि इसके आगे आप सिमिलर फ्लैंज कपलिंग से मेट कराते हुए एक टूल या एंड पॉइंट या एंड इफेक्टर या ग्रिपर को यहाँ पे इन होल्स में जो आप नट एंड बोल्ट्स यूज़ करोगे उसकी वजह से वहाँ पे आप इसे प्लेस करोगे। ठीक है, सो ये आपका लास्ट हो गया ट्विस्ट जॉइंट। सो अगर मैं आपको इसकी रिस्ट की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दिखाता हूँ, सो दिस इज़ द फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्विस्ट जॉइंट हो गया। दिस इज़ द सेकेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज़ द सेकेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हमारा रेवोल्यूट जॉइंट हो गया। एंड दिस इज़ द थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी हमारा ट्विस्ट जॉइंट हो गया। ठीक है, सो ये रिस्ट असेंबली होती है टोटल। सो जो रिस्ट असेंबली है इसका फंक्शन क्या होता है? इट्स फंक्शन इज टू गिव प्रॉपर ओरिएंटेशन टू दी एंड इफेक्टर। ये जो हमारा एंड इफेक्टर है, अगर ये हमारा एंड इफेक्टर है, इस जगह पे हमारा एंड इफेक्टर लगेगा। ठीक, सो अगर आप सपोज इस फ्लैंज कपलिंग से मैच करके एक फ्लैंज कपलिंग लगाते हो और उसके आगे सपोज मैंने क्या करा, एक मिग वेल्डिंग की जो टूल है उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। सपोज ये हमारा क्या है, मिग वेल्डिंग का टूल है। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स वेल्ड मेरे को क्रिएट करना है 3D में, ठीक, सो आपको अपने टूल को इस टाइप से मूव कराना पड़ेगा इस प्रोफाइल के ऊपर। सो जो हमारी स्टार्टिंग की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ये वाली और ये वाली, जो स्टार्टिंग की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, यानी कि जो हमारा रोबोटिक आर्म है वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम इस टूल पॉइंट को किसी एक पोजीशन पे प्लेस कर सकता है। ठीक है, सो इसका काम क्या होगा, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक इसे ट्रांसलेट कराना या इस पोजीशन पे हमारे टूल टिप को लाकर प्लेस कर देना, ये हमारे रोबोटिक आर्म का काम है। अब आखिरी में जो ये कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल बननी है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस टूल टिप को आपको 3 एक्सिस के अलॉन्ग, 3 प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग इंडिविजुअली रोटेट कराना पड़ेगा, जिसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं। सो जो हमारी रिस्ट असेंबली होती है इसका मेन काम क्या होता है, ओरिएंटेशन का। ठीक है, सो कोई भी ऑब्जेक्ट है 3D में, 3 डायमेंशंस में, अगर आपको उसे ग्रिप करना है या उसे मैनिपुलेट करना है, सो ये जो लास्ट की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है जो कि रिस्ट असेंबली की है, ये यूजफुल होती है वहाँ पे। विदाउट दिस आप उसे नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो इट्स फंक्शन इज टू गिव प्रॉपर ओरिएंटेशन, दिस इज द कीवर्ड, प्रॉपर ओरिएंटेशन टू द एंड इफेक्टर। एंड वन अदर पॉइंट, रिस्ट में हैव 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और इवन लेसर देन दैट, बट इट विल अफेक्ट द डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का मतलब सिंपल सा यही है कि अगर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो ये आपका क्या है, बहुत एजाइल होगा, बहुत फ्लेक्सिबल होगा, और आप कितने भी कॉम्प्लेक्स अगर मोशन इसको बोलोगे तो ये उसे ईजिली क्या करेगा, अचीव कर पाएगा। ठीक है, जो टूल पॉइंट है उसका मोशन अचीव कर पाएगा। बट अगर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से कम है तो उसकी डेक्सटेरिटी या उसकी एजिलिटी या उसकी क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सैलिटी पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव। जो तीनों के तीनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं रिस्ट असेंबली के, ये क्या होते हैं, सारे के सारे रोटेशंस होते हैं। मैंने ऐसा बहुत कम केसेस में देखा है कि वहाँ पर ट्रांसलेशन होगा, इनफैक्ट ट्रांसलेशन होता ही नहीं है। 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर ऑल रोटेशंस, और इनको हम क्या बोलते हैं, रोल, पिच और यॉ रिस्ट बोलते हैं, RPY। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपका कोई एयरक्राफ्ट है, ठीक है, आपने देखा होगा जायरोस्कोप वाले टॉपिक में, इफ़ दिस इज़ द एयरक्राफ्ट, ये इसके विंग्स हो गए, ठीक है, ये इसकी टेल हो गई। ठीक है, सो अगर ये इस टाइप से मोशन कर रहा है तो इसको हम रोल बोलते हैं। ठीक, और दिस इज़ रोल मोशन। एंड अगर इसकी नोज़ अप एंड डाउन हो रही है तो इसको आप पिच बोलते हो। ठीक, और अगर दिस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर रहा है तो आप इसको यॉ बोलते हो। सो सेम एनालॉजी यहाँ पर यूज़ करी गई है, और आप इसको रोल, पिच एंड यॉ रिस्ट भी बोलते हो, दैट इज़ RPY रिस्ट। एंड वन मोर पॉइंट, हाईएस्ट डेक्सटेरिटी आपको तब मिलेगी जब ऑल द 3 एक्सेस मस्ट इंटरसेक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। सो जैसे हमने बनाया था, एक एक्सेस तो ये हो गई आपकी, ऐसे ट्विस्ट जॉइंट था, सॉरी एक एक्सेस ये हो गई आपकी, ऐसे रोटरी जॉइंट था, और एक एक्सेस आपकी ये हो गई, ऐसे ट्विस्ट जॉइंट था। सो ऐसे केस में जहाँ पे ये तीनों एक्सेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती हैं, वो रिस्ट असेंबली सबसे ज़्यादा डेक्सटेरिटी के साथ आपको अपनी फंक्शंस अवेलेबल कराएगी। मतलब वो सबसे ज़्यादा डेक्स्टर या सबसे ज़्यादा एजाइल और मूवेबल आपकी रिस्ट असेंबली होगी। ठीक है, बट ऐसा
डिज़ाइन करना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है और आप इसको ईजिली डिज़ाइन नहीं कर सकते ऐसी रिस्ट असेंबली जिसकी तीनों एक्सिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करें, ठीक है। सो अगर आप इस केस में भी देखोगे, मैंने यहाँ पे 3 एक्सिस बनाई है। सो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सिस, दिस इज़ द सेकंड एक्सिस, दिस इज़ द थर्ड एक्सिस। तो ये भी तीनों एक पॉइंट पे आकर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट द मोस्ट डेक्स्टर wrist assembly that we can have. So this is all about the wrist assembly and in the next portion हम लोग पढ़ेंगे आपका एंड इफेक्टर के बारे में। ये भी एक रोबोट एनाटॉमी का पार्ट है एंड इफेक्टर, उसको हम देखेंगे। एंड इफेक्टर को भी मैं आपको 3D की हेल्प से दिखा दूंगा सो दैट आप उसको प्रॉपरली विजुलाइज कर सको। सो नाउ इन दी रोबोट एनाटॉमी टॉपिक वी विल लर्न अबाउट दिस एंड इफेक्टर। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रोबोट 2 पार्ट्स में बना होता है। फर्स्ट 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जो पहली 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो रोबोटिक आर्म की हैं। उसके आगे की जो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो आपके रोबोट के रिस्ट की होती है। और लास्ट में रिस्ट पॉइंट पे, जो रिस्ट का लास्ट पॉइंट है जिसको हम टूल पॉइंट या एंड इफेक्टर पॉइंट बोलते हैं, वहाँ पर हम एक टूल या डिवाइस, एक इक्विपमेंट को ऐड करते हैं। उस इक्विपमेंट को हम एंड इफेक्टर बोलते हैं, ठीक है। एंड इफेक्टर 2 टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं टूल्स जो डायरेक्टली वर्क पीस पे वर्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक। सेकंड टाइप की कैटेगरी होती है जो कि ग्रिपर होता है। ये क्या करता है, ग्रैस्प या होल्ड करता है आपके वर्क पीस को या कोई भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सो याद रखना हमारे एंड इफेक्टर 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज टूल जो डायरेक्टली वर्क परफॉर्म करते हैं वर्क पीस पे। सेकंड वन इज द ग्रिपर जो हमारे ऑब्जेक्ट या वर्क पीस को 3D स्पेशियल पोजीशन में क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, उनको ग्रैस्प करने का काम करते हैं। तो एज यू कैन सी ये हमारा एग्जाम्पल है एक टूल का, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा वैक्यूम होल्डर है। सो आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट अ टूल, दिस इज़ अ ग्रिपर, ठीक है। ये एक ग्रिपर है। ये देख सकते हो, ये आपके वैक्यूम कप्स हैं, ठीक है। ये आपके सक्शन कप्स हैं, दीज आर वैक्यूम कप्स। ये इसकी असेंबली हो गई। ये आपका वैक्यूम पाइप है या वैक्यूम होज है, जैसे आप देख सकते हो। ये आपके वैक्यूम पाइप्स हैं। और यहाँ पे ये क्या होगा, आपका जो मैंने लास्ट पार्ट में बताया था, इस प्लेस पे एक फ्लैंज होती है। इस फ्लैंज की हेल्प से ये आपके जो रोबोट के रिस्ट की लास्ट में फ्लैंज होती है उसके साथ मैच कर लेता है और यहाँ से ये कनेक्ट हो जाता है। सो दिस इज़ अ रोबोटिक वैक्यूम होल्डर एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ ग्रिपर। ये जो सेकंड इमेज आप देख रहे हो, दिस इज़ अ टूल। ये एक आपका टूल है, दिस इज़ आवर वेल्डिंग टूल। ये हमारा वेल्डिंग टूल है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारी फ्लैंज है। इस फ्लैंज कपलिंग की हेल्प से ये हमारे रोबोटिक रिस्ट के एंड पे कनेक्ट हो जाएगा। सो अगर हमारा रिस्ट असेंबली इस टाइप से है और उसकी फ्लैंज कपलिंग यहाँ पर है, सो ये हमारे फ्लैंज कपलिंग में इस पोजीशन पे रोबोट के ऐड किया जाएगा। और एज यू कैन सी ये हमारी वेल्डिंग टूल है। एंड यहाँ से हमारा क्या होगा, जो आपका मिग वेल्डिंग या फिर टिक वेल्डिंग होगी, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इट इज़ आई थिंक मिग वेल्डिंग। सो जब आपका मिग वेल्डिंग करोगे तो इस पोजीशन से आपका वायर क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल के आएगा मिग वेल्डिंग का, प्लस शील्डिंग गैसेस। ओके, सो दिस इज़ दी वेल्डिंग टूल। ये भी आपके रोबोट के रिस्ट के एंड पे कनेक्ट होता है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ ग्रिपर। ये हमारा ग्रिपर है। दिस इज़ दी वैक्यूम होल्डर और द वैक्यूम ग्रिपर। दिस इज़ ऑल्सो ग्रिपर। ये आपके एक्चुअल ग्रिपर्स हैं जो रोबोट में आप यूज़ करते हो। तो इस पोजीशन पे ये क्या होगा, आपका रिस्ट के एंड पे कनेक्ट होगा। सो एज यू कैन सी दिस इज़ द मल्टी लिंक मैकेनिकली एक्चुएटेड ग्रिपर। ये मल्टीपल लिंक से मिलकर बना है और ये आपका क्या है, ग्रिपिंग एरिया है। दिस हैज़ हाई फ्रिक्शनल वैल्यू, हाई फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, सो दैट यहाँ पे जो भी आप ऑब्जेक्ट को ग्रिप करना चाह रहे हो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे इजीली स्टिक हो जाएगा। सो ये एक फॉर्म है मैकेनिकली एक्चुएटेड ग्रिपर की। दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ मैकेनिकली एक्चुएटेड ग्रिपर। यहाँ पर ये जो 2 एलिमेंट हैं ये स्लाइड करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में और हमारा क्या होगा, ग्रिपर क्लोज हो जाएगा। सो लेट मी जस्ट शो यू वन ऑफ द ग्रिपर्स। सो यहाँ पर क्या है, हमारा ग्रिपर तो नहीं है बट ये एक, जो इससे पुराने सेक्शन में मैंने आपको एक रोबोट दिखाया था 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट,
उसके एंड पर मैंने क्या करा है, एक टूल को अटैच करा है। सो ये आपका एक टाइप से इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ड्रिलिंग टूल। और यहाँ पे आपकी इसकी सेपरेट पावर सप्लाई है। ये देखो फैन की आउटलेट है, यहाँ से जो इसकी हीट प्रोड्यूस होगी उसकी आउटपुट यानी कि उस हीट को बाहर निकालने के लिए ये हमारा एक फैन हाउसिंग है, ठीक है। और ये हमारा एक ड्रिलिंग या मिलिंग टूल आप कह सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्क पीस, आई एम सॉरी, दिस इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कटिंग टूल और द मिलिंग टूल। सो शॉर्ट में आप कह सकते हो कि हमारे रोबोटिक आर्म के जो रिस्ट असेंबली है, ये जो हमारी रिस्ट असेंबली है, इसके लास्ट में ये जो फ्लैंज कपलिंग थी, दिस ब्लैक वन, ये जो फ्लैंज कपलिंग थी, इस फ्लैंज कपलिंग को हमने जो हमारा टूल है, जो मिलिंग टूल या ड्रिलिंग टूल है, उसके लास्ट में जो एक फ्लैंज कपलिंग होती है, ये इसके साथ अटैच करा है और इस पोजीशन पे इसको हमने रोबोट के साथ टाई अप करा है, ठीक है। सो इसकी मूवमेंट हम देख लेते हैं एक बार। ये वही वाला वर्क रोबोट है जो मैंने आपको लास्ट पार्ट में शो करा था, ठीक। सो एज यूजुअल ये आपका ट्विस्ट जॉइंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। दिस इज़ रेवोल्यूट जॉइंट, सेकेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये आपका थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, रेवोल्यूट। सो इसके बाद हमारा क्या होगा, ये रोबोटिक रिस्ट असेंबली होगी, इतनी पोर्शन, दिस इज़ द रिस्ट असेंबली। सो ये अपनी रिस्ट असेंबली है, ओके। सो दिस इज़ द फोर्थ डिग्री ऑफ फ्रीडम, या रिस्ट असेंबली की पहली रोटेशन है, फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द रिस्ट असेंबली। ओवरऑल इट इज़ द फोर्थ डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो इससे क्या होगा, आपका टूल क्या करेगा, आपका टूल रोल कर सकता है। इफ़ यू कंसिडर दिस एक्सेस, सो इस एक्सेस के अलॉन्ग क्या है, हमारा टूल रोल कर सकता है, ठीक। सो यू कैन कॉल इट आर। तो ये पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज़ द सेकेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्या हो रहा है, हमारा टूल पिच कर रहा है, दिस इज़ पिचिंग अप, दिस इज़ पिचिंग डाउन। सो आर के बाद पी हो गया, आर पी। अब लास्ट में हमारा क्या बचेगा, यॉ। सो दिस इज़ दी यॉ। आप टूल को क्या कह सकते हो, यॉ कह सकते हो। टूल जो हमारा है वो यॉइंग मोशन कर रहा है। सो दिस इज़ अ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर पी वाई और रोल पिच एंड यॉ असेंबली, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपका टूल या ग्रिपर है वो रोबोटिक आर्म के साथ कैसे उसको हम मेट कराते हैं और कैसे वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। सो कुछ और पॉइंट्स मैंने नोट करे हैं। सो अगर हम इन्हें कैटेगराइज करें तो वी कैन से दैट जो हमारे टूल्स होते हैं ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हम अपने रोबोटिक आर्म की लास्ट में प्लेस करते हैं। जो रिस्ट असेंबली है उसके लास्ट में जो टूल पॉइंट या एंड इफेक्टर पॉइंट है, वहाँ पर हम उन्हें कनेक्ट करते हैं और ये डायरेक्टली क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करते हैं ऑन दी वर्क पीस और दी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आपका ये जो अपना वेल्डिंग टूल है, ये क्या करेगा, जो हमारे वर्क पीस होंगे उसके ऊपर डायरेक्टली वर्क परफॉर्म करेगा और एक वेल्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। सिमिलरली जो हमारे ग्रिपर्स होते हैं वो उनका काम ये होता है कि वो क्या करेंगे, 3D में जो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस होगा उसको क्या करेंगे, ग्रिप करेंगे और उसकी ओरिएंटेशन में हेल्प कराएंगे, ठीक। सो बेस्ड अपॉन एप्लीकेशन ये कुछ कैटेगरीज हैं टूल्स की। आपके पास कटिंग टूल हो सकता है, यू कैन हैव ड्रिलिंग टूल जैसा हमने देखा था, एंड यू कैन हैव वैक्यूम होल्डर। सो दिस मस्ट बी placed in the gripper section because it is actually a kind of a gripper. So we can write it over here, vacuum holders, okay। So you can have different kinds of other tools जैसे कि कटिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, मिलिंग टूल हो गया, एट्सेट्रा, ठीक। इंस्पेक्शन के टूल आप प्लेस कर सकते हो, एक्सरे इंस्पेक्शन हो गया और अल्ट्रासाउंड इंस्पेक्शन हो गया। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के टूल्स आप प्लेस कर सकते हो डायरेक्टली अपने रोबोट के टूल पॉइंट पे। एक होता है स्प्रे गन, ये मोस्ट कॉमन यूज़ है आपका ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। आप क्या करते हो, यूजुअली जो कार्स होती हैं उनकी पेंटिंग रोबोटिक स्प्रे गन्स के साथ आप करते हो, ठीक है। थर्मल कोटिंग में आप स्प्रे गन का यूज़ कर सकते हो। सो कैटेगरीज तो बहुत सारी हैं। सो दीज आर सम मेजर कैटेगरीज और सम कॉमन कैटेगरीज जो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो टूल्स की ये सारी कैटेगरीज हो गई। सिमिलरली इफ़ यू टेक ग्रिपर्स, सो ग्रिपर का काम क्या होता है, ग्रिपर का काम होता है जो आपका ऑब्जेक्ट है या वर्क पीस है उसको ग्रैस्प करना या होल्ड करना, सो दैट उसकी प्रॉपरली हम ओरिएंटेशन कर सकें और उस पर काम कर सकें, ठीक। सो ग्रिपर्स के टाइप्स बहुत सारे होते हैं। फर्स्ट वन इज़ सिंगल, सेकंड इज़ डबल, सिंगल और डबल ग्रिपर। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या है,
जो इसकी ग्रिपिंग एक्शन हो रही है यहाँ पे मैकेनिकली एक्चुएशन आपकी दो साइड से हो रही है, ठीक है। सो एक साइड से एक्चुएशन यहाँ पर है और दूसरे साइड से एक्चुएशन यहाँ पर है। इन दोनों मोशन की हेल्प से क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको ग्रिप कर लिया जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ अ टाइप ऑफ डबल ग्रिपर। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, एक मोशन इस साइड होगी और दूसरी मोशन इस साइड होगी। इन दोनों मोशन की हेल्प से क्या होगा, कोई भी अगर आपका ऑब्जेक्ट है 3D में तो आप उसको क्या करोगे, ग्रिप करोगे। सो दिस इज़ डबल ग्रिपर, ठीक है। इन केस क्या होता कि लेट मी जस्ट चेंज द कलर। इन केस इफ़ यू एज्यूम, अगर आपका ये वाला जो लिंक है, ये लिंक क्या होता हमारा इसी बॉडी में फिक्स होता, ठीक। ये लिंक हमारा फिक्स होता और मोशन खाली इस वाले लिंक पे होती, ओनली वन ऑफ द मोशन इज़ पॉसिबल, ये हमारा फिक्स होता। तो खाली एक मोशन होती तो क्या होता, ये वाली तो हमारी एलिमेंट फिक्स होती और खाली यहाँ से हमारा मोशन होता, तो ऑब्जेक्ट तो फिर भी ग्रिप कर लेते हैं आप, ठीक। सो इस टाइप के ग्रिपर क्या होते हैं, सिंगल ग्रिपर होते हैं। इस टाइप के ग्रिपर्स हमारे सिंगल ग्रिपर होते हैं जिसमें ओनली वन साइड एक्चुएशन टेक्स प्लेस एंड द ऑब्जेक्ट गेट्स ग्रास्प्ड, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, सिंगल ग्रिपर होते हैं। नाउ सेकंड वन इज़ इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल ग्रिपर्स। सो फॉर एग्जांपल यहीं पर बना देता हूँ, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको आपको ग्रिप करना है। सो अगर ये हमारा ग्रिपर है, आप इसको क्या कर रहे हो, ऊपर की साइड से मतलब एक्सटर्नली आप इसको ग्रिप कर रहे हो, ठीक है। ये क्लोज हुआ ऐसे और ये क्लोज हुआ ऐसे और आपने इस ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया और ये आपका क्या है, ये हमारी रिस्ट हो गई और ये अपना रोबोट हो गया, ठीक। सो क्या करा आपने, इस ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नली क्या करा है, पकड़ा है। सो ये एक एक्सटर्नल ग्रिपर हो गया। और इंटरनल ग्रिपर के लिए हम क्या करते हैं ना, इसको दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सपोज ये अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको आप हॉलो सिलेंडर टाइप कंसीडर कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, इसको इंटरनली ग्रिप करना है। सो सपोज आपका ग्रिपर इस टाइप से है, आपने इसको अंदर से पकड़ा है, ठीक। सो एक बार मैं इसको जूम कर लेता हूँ और ये जो आपका सेकंड वाला इसका लीवर है, इसने इसको ऐसे अंदर से ग्रिप करा है। सो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इंटरनली ग्रिप करते हो, सो दैट इज़ एन इंटरनल ग्रिपर। सो ये डिफरेंस क्लियर हो गया एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल ग्रिपर का, ठीक। थर्ड वन इज हार्ड वर्सेस सॉफ्ट ग्रिपर। हार्ड ग्रिपर को ही हम फोर्स क्लोजर बोलते हैं और सॉफ्ट ग्रिपर को हम फॉर्म क्लोजर बोलते हैं। ये भी इजी है, इसको भी चलो देख लेते हैं, ठीक है। सो हार्ड ग्रिपर इज लाइक दिस। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमको ग्रिप करना है, ठीक है, एंड देन ये आपका ग्रिपिंग एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट भी आपका हार्ड है और ये जो एलिमेंट है दीज आर ऑल्सो हार्ड मेंबर्स। सो क्या होगा, जो भी आप ग्रिप करोगे तो पॉइंट पे क्या होगा आपका, या तो एक लाइन कांटेक्ट होगा, एक पॉइंट कांटेक्ट होगा, ठीक। सो दिस इज नोन एज हार्ड ग्रिपर। हार्ड ग्रिपर और फोर्स क्लोजर और फोर्स्ड क्लोज ग्रिपर, ठीक है। सो ये आपका हार्ड ग्रिपर हो जाएगा या फोर्स क्लोज्ड ग्रिपर। नाउ सेकंड वन इज दी सॉफ्ट ग्रिपर और दी फॉर्म क्लोजर ग्रिपर। सॉफ्ट ग्रिपर को ही फॉर्म क्लोज बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अभी बनाकर दिखा देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज दी ऑब्जेक्ट जिसको आपको ग्रिप करना है, ठीक है, और इसके अराउंड आप क्या कर रहे हो, सॉफ्ट ग्रिपर यूज़ कर रहे हो। सो ये आपका ग्रिपिंग एलिमेंट है, एक इस साइड से और एक इस साइड से, एंड दिस इज़ अ सॉफ्ट ग्रिपर। और इसको आपने एक्चुएट कर दिया, फॉर एग्जांपल इस टाइप से ये जुड़ा है, ठीक है। तो आपने इसको क्या करा, मैकेनिकली एक्चुएट कर दिया और आपने विद द हेल्प ऑफ दीज सॉफ्ट ग्रिपर्स इसको क्या करा, ग्रिप कर लिया। सो इस टाइप के ग्रिपर को क्या बोलते हैं, या तो सॉफ्ट ग्रिपर बोलोगे या फॉर्म क्लोजर, फॉर्म क्लोज्ड ग्रिपर भी बोलते हैं इनको, ठीक। तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्टिव वर्सेस पैसिव ग्रिपर्स। सो ये नॉर्मल ग्रिपर होते हैं, एक्टिव वो तब कहलाता है अगर उसमें सेंसिंग एलिमेंट लगा है तो, यानी कि अगर ग्रिपर के लास्ट में आपने सेंसर्स प्लेस करे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये अपना ग्रिपर है, इस ग्रिपर को ले लो, ठीक। अगर ये हमारा ग्रिपर है
तो सपोज़ अगर सेंसर के लास्ट में एग्जाम्पल इस पोजीशन पे आपने क्या करा है, एक सेंसर प्लेस करा है, वो सेंसर क्या करेगा, जब भी ये ग्रिपर क्लोज होगा और हमारी जो ऑब्जेक्ट ग्रिप हो जाएगी, तो ये सेंसर क्या करेगा, डिटेक्ट करके जो मेन कंट्रोलर है उसको सिग्नल दे देगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये आपका ग्रिपर है, आपने यहाँ पे क्या लगा रखा है, लेज़र रेंज फाइंडर, तो ये आपको बताएगा कि आप अपने ऑब्जेक्ट से कितनी डिस्टेंस पे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी ग्रिपर पे कोई भी टाइप की सेंसिंग एलिमेंट लगाई है तो वो आपका एक्टिव ग्रिपर होता है, ठीक है। इतना याद रखना बस। एक्टिव ग्रिपर वो होगा जो ग्रिपर आपके सेंसर के साथ आएगा, सो इट विल बिहेव लिटिल बिट स्मार्टली, थोड़ा सा स्मार्ट काम होगा उसका, सेंस करेगा अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को और रोबोट के कंट्रोलर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा। सो सच काइंड ऑफ ग्रिपर्स आर एक्टिव ग्रिपर्स। सेकंड वन इज पैसिव ग्रिपर। पैसिव ग्रिपर पे कोई भी सेंसिंग एलिमेंट नहीं होती है, ठीक, इतना ही डिफरेंस है दोनों में। अगर आप यहाँ से सेंसर हटा दो तो ये क्या हो जाएगा, एक पैसिव ग्रिपर हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी इज फ्लेक्सिबल और वैक्यूम, दैट आई हैव ऑलरेडी शोन यू, बट वो थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। इट इज़ नॉट अ टूल, इट इज़ अ ग्रिपर। वैक्यूम वाले जितने भी होल्डर होते हैं ये सारे के सारे ग्रिपर होते हैं। सो फ्लेक्सिबल ग्रिपर आप बोल सकते हो इस टाइप से, बिकॉज दिस ग्रिपिंग एलिमेंट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, दिस इज़ नॉट रिजिड। तो अगर आपने वैक्यूम कप देखा होगा तो इट इज़ अ फ्लेक्सिबल एलिमेंट, ठीक है। ये होज जितनी भी हैं सारी फ्लेक्सिबल हैं, सो दिस इज़ अ वैक्यूम होल्डर एंड इट इज़ अ फ्लेक्सिबल ग्रिपर। नेक्स्ट वन इज़ मैग्नेटिक एंड लास्ट वन इज़ न्यूमेटिक। इसकी और भी कैटेगरीज होती हैं बट दीज आर द मेन वन। सो मैग्नेटिक ग्रिपर में क्या होता है, आपने वो देखी होगी, एक अपनी क्रेन होती है जो क्या होती है, स्क्रैप यार्ड में जाके वो जो पुराना कबाड़ा होता है उसको उठाती है, उसके लास्ट में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक ग्रिपर। इंडस्ट्री में भी यू यूज़ मैग्नेटिक ग्रिपर टू एक्चुअली मैनिपुलेट वेरियस काइंड्स ऑफ मेटेलिक पार्ट्स, ठीक है। जो ऐसे पार्ट्स होते हैं जो मैग्नेटिज्म शो करते हैं, आप उनको क्या करते हो, मैनिपुलेट करने के लिए मैग्नेटिक ग्रिपर्स का यूज़ करते हो, ठीक। एंड देन देर इज़ अनदर कैटेगरी न्यूमेटिक ग्रिपर। सो इफ़ यू आर यूजिंग एयर प्रेशर, कंप्रेस्ड एयर के प्रेशर से आपका जो ग्रिपर है वो एक्चुएट हो रहा है, सो इन दैट केस इट इज़ अ टाइप ऑफ pneumatic gripper. You can also have hydraulic grippers. So if you are using oil for the transmission of energy or power, so उस केस में क्या होगा, that will be a case of hydraulic gripper, oil or any kind of fluid, okay, for the transmission of pressure and power. So gripper की बहुत सी टाइप हो सकती हैं, that totally depends upon the application, and ये हम academic purpose के लिए पढ़ रहे हैं इस टाइप के grippers. So in the next portion of robot anatomy we will be covering various sensors and controllers that are also part of the robotic system. So अब रोबोट की एनाटॉमी में हम लोग रोबोट सेंसर्स, ड्राइव्स एंड कंट्रोलर्स के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं, तो ठीक है। सो एज यू नो कि रोबोट जो होता है ये एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट आई वुड से मैकेनिकल सिस्टम है। इसमें हमारे बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं। अब इन सेंसर का मेन काम क्या होता है कि जो आपका फिजिकल इन्वायरमेंट होता है जिसमें रोबोट ऑपरेट करता है, ठीक है, जो हमारा वातावरण है जहाँ पर रोबोट ऑपरेट करेगा, फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री हो गई या कोई आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, सो जो उसके फिजिकल इन्वायरमेंट में जो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, या कोई चीज़ मोशन में है तो वहाँ पे विजन सिस्टम कुछ डिटेक्ट कर रहा है, उन सारे फिजिकल पैरामीटर्स को हमारा सेंसर क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है और उसमें जो चेंज है उसको मेजर करके एक सूटेबल आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है और हमारा रोबोटिक सेंसर है, ये हमारे को चेंज इन वाइब्रेशन, ठीक है। सपोज एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में वाइब्रेशन सेंसर हमारा ये रोबोटिक आर्म असेंबली के ऊपर लगा है, ये फ्यूल रॉड को हैंडल कर रही है और हम इंश्योर करना चाहते हैं कि वाइल हैंडलिंग दी फ्यूल रॉड बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस ना हो, सो दैट एक सेफ्टी मेंटेन रहे, ठीक है। सो आपके रोबोटिक आर्म के एंड इफेक्टर पे जो कि एक ग्रिपर है उस पर मान के चलो एक वाइब्रेशन सेंसर लगा है, ठीक। अब फिजिकल जो वेरिएबल है वो तो वाइब्रेशन है, ठीक। तो वाइब्रेशन इट्स लाइक अ रैंडम पैटर्न लाइक दिस। अब इस वाइब्रेशन को हमारे को एक कंप्यूटर के पास इस रीडिंग को मेजर करा के देना है इनपुट के तौर पे, सो दैट वो कंप्यूटर क्या करेगा, जो रोबोट का कंट्रोल सिस्टम है उसको इस इनपुट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, रेडी करेगा किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए। सो हम क्या करेंगे, बीच में एक सेंसर प्लेस करेंगे। अब इस सेंसर का मेन काम यह है कि जो हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में जो वेरिएबल
फिजिकल प्रॉपर्टी है जैसे कि वाइब्रेशन, इसको ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा एक सूटेबल आउटपुट में। सूटेबल आउटपुट का मतलब है ऐसा आउटपुट जिसको हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इजीली रीड कर सके। अब वाइब्रेशन को तो आपका कोई भी आई वुड से कोई भी माइक्रो कंट्रोलर है या कोई भी प्रोसेसर है, ये वाइब्रेशन को डायरेक्टली रीड थोड़ी कर लेगा। इसको वाइब्रेशन को रीड कराने के लिए हमको एक क्या करना पड़ेगा, वाइब्रेशन को एक सूटेबल आउटपुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो आउटपुट क्या हो सकती है, एक वोल्टेज हो सकता है, चार्ज या फिर करंट हो सकता है, चेंज इन रेजिस्टेंस हो सकती है, चेंज इन कैपेसिटेंस हो सकती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को, ये सारी क्या है, आप देखोगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या है, दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सो सेंसर का मेन काम यही होता है कि एक टाइप की इनपुट को क्या करता है, कन्वर्ट करा देता है एक सूटेबल आउटपुट में, सो दैट हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, जो हमारे आई वुड से माइक्रो प्रोसेसर्स एंड कंट्रोलर्स हैं, वो सारे के सारे इस फिजिकल वाइब्रेशन को सेंस और मेजर कर सकें, ठीक है। सो अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन पे जाएं, अ सेंसर इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट सिग्नल, जैसे मैंने बताया था, एक सूटेबल आउटपुट सिग्नल को प्रोड्यूस करेगा फॉर द पर्पस ऑफ सेंसिंग अ फिजिकल फिनोमिनन। एक फिजिकल फिनोमिनन को, जो कि ये फिजिकल इन्वायरमेंट में हमारी वाइब्रेशन हो रही है, इसको सेंस करने के लिए एक सूटेबल आउटपुट जनरेट की जाएगी, और उसी एलिमेंट को हम सेंसर कहते हैं। जो एलिमेंट या जो डिवाइस ये काम करती है वो सेंसर कहलाती है। इन द ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन, अ सेंसर इज अ डिवाइस, a module, machine or subsystem that detects events or changes in its environment and sends the information to the other electronics। जैसे मैंने बताया, आपका जो मेन कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या हो गया, अदर इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। सो इन सारी डिवाइसेस को, जो कि आपकी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इनको अगर हमें फिजिकल इन्वायरमेंट की एक्टिविटीज़ को रीड करना या सेंस करना है, सो ये डायरेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो बीच में हमको एक डिवाइस प्लेस करनी पड़ेगी जो कहलाएगा सेंसर। ये सेंसर क्या करेगा, इस फिजिकल प्रॉपर्टी को, जो कि वाइब्रेशन हो गई, हीट हो गई, इसको कन्वर्ट करा देगा एक इलेक्ट्रिकल या सूटेबल प्रॉपर्टी में। मोस्टली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ही होती है, जैसे कि वोल्टेज, चार्ज, करंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एक्सेट्रा। अब ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आने की वजह से आप इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को किसी भी माइक्रो कंट्रोलर या प्रोसेसर या किसी भी कंप्यूटर में इनको इनपुट करा सकते हो, और वो कंप्यूटर इनको रीड कर सकता है। सो इन शॉर्ट फॉर्म, सेंसर क्या होते हैं, कन्वर्जन डिवाइस कह सकते हो आप। एक टाइप की प्रॉपर्टी को दूसरी टाइप की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करता है, या एक टाइप की जो वैल्यू है उसको दूसरी टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट कराता है। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रोबोटिक्स में हमको सेंसर की क्यों रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज जो फिजिकल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस को कंप्यूटर सिस्टम कैसे रीड करेगा, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट ऑन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है, ये हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। कोई भी ऐसा कंप्यूटर सिस्टम नहीं है जो डायरेक्टली हीट की वैल्यू को, या डायरेक्टली वाइब्रेशन को, या डायरेक्टली टेम्परेचर को रीड कर सकता है, क्योंकि ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गए। कंप्यूटर को चाहिए या तो चार्ज या वोल्टेज या करंट या चेंज इन रेजिस्टेंस, जिसको आप चेंज इन वोल्टेज में कन्वर्ट करोगे। सो उन सारी चीज़ों को करने के लिए हमको बीच में ये सेंसर प्लेस करने पड़ते हैं, ठीक। इसके बाद क्या होता है, रोबोटिक सेंसर्स। हम रोबोट में कौन कौन से सेंसर्स यूज़ करते हैं। तो सेंसर की दो टाइप होती हैं बेस्ड अपॉन दी प्लेसमेंट। सो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंसर्स आर दी इंटरनल सेंसर्स। ये वो सेंसर्स होते हैं जो रोबोट के फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर प्लेस किए जाते हैं। सो जैसे आप देखोगे, ये रोबोट का जॉइंट है, तो क्या होता है, यहाँ जॉइंट पे जॉइंट मोटर्स होते हैं। अब जब आपको ये मैं मोटर्स आगे दिखाऊंगा, तो इन मोटर्स को अगर आप बनाओगे तो क्या होगा, इनमें एक स्टेटर होगा, और क्या होगा, इसमें रोटर होगा, और रोटर के साथ में इसमें क्या होते हैं, एनकोडर्स होते हैं, रोटरी एनकोडर्स, जो पोजीशन या रोटेशन को मेजर करते हैं। सो ये सारी की सारी जो असेंबली होती है, ये हमारे रोबोटिक जॉइंट में ही एम्बेडेड या अंदर प्लेस की गई होती है। तो इस टाइप के जो सेंसर्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल सेंसर्स बोलते हैं, बिकॉज ये आपके रोबोट के स्ट्रक्चर के अंदर ही प्लेस्ड किए जाते हैं। अदर टाइप ऑफ सेंसर इज द एक्सटर्नल सेंसर्स। ये सेंसर्स वो होते हैं जो रोबोट की हाउसिंग या रोबोट की जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं उनके बाहर प्लेस किया जाता है, ठीक है। सो ये कुछ फंक्शन है सेंसर्स के। फर्स्ट इज द सेंसर सेंसेस द मैनिपुलेटर्स जॉइंट लिंक पैरामीटर्स। जॉइंट लिंक पैरामीटर्स ये हुआ, जैसे कि ये लिंक 1 है, ये आपका लिंक 2 है। सो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल होगा, इसको हम बोलते हैं जॉइंट लिंक पैरामीटर, ठीक है। बिकॉज ये लिंक और जॉइंट के मिलने से ये वाला पैरामीटर हमारा क्रिएट हुआ है। अगर कोई प्रिज्मेटिक जॉइंट है, सो दिस इज लिंक 1, दिस इज लिंक 2, सो ये जो लीनियर मोशन होगी, इसको भी आप बोलोगे जॉइंट लिंक पैरामीटर। सो रोबोट के सेंसर क्या होते हैं, हमारे मैनिपुलेटर के जॉइंट लिंक पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए यूज़ में आते हैं।
सेकेंड फंक्शन ऑफ द रोबोटिक सेंसर इज दैट इट हेल्प्स इन मोशन कंट्रोल। जो आपने ट्रेजेक्टरी प्लान करी है उसके अकॉर्डिंग आपका मैनिपुलेटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो हमारी डिटरमाइन होती है बाय द यूज़ ऑफ सेंसर्स, ठीक है। फिर जो थर्ड इनका यूज़ है वो है कि वेलोसिटी, फोर्स एंड टॉर्क जो रोबोट आर्म जनरेट कर रहा है या जो रोबोट आर्म्स के डिफरेंट लिंक्स पे लग रहा है, उस फोर्स और टॉर्क और वेलोसिटी को ये मेजर करते हैं। अदर मेन यूज़ ऑफ द सेंसर्स इज इट इंश्योर्स सेफ्टी। सो आगे मैं आपको बताऊंगा किसी भी रोबोटिक सिस्टम में बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेज होते हैं सो दैट प्रॉपर सेफ्टी मेंटेन रहे। तो उस सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं रोबोट सेफली ऑपरेट करे। इसमें हैप्टिक फीडबैक सेंसर्स हो सकते हैं, देयर कैन बी लिमिट स्विचेस, रीड स्विचेस हो सकते हैं, मैग्नेटिक स्विचेस, बहुत सारे ऐसे सेंसर्स हैं जो क्या करते हैं, सेफ्टी इंश्योर करते हैं। एंड वन अदर यूज इज़ विजन या इंस्पेक्शन में। सो जो मैंने आपको दिखाया था रोबोट के आर्म के या मैनिपुलेटर के टूल पॉइंट पे क्या होता है, बहुत सारे इंस्पेक्शन के लिए हम सेंसर्स यूज़ करते हैं। देयर कैन बी विजन सेंसर, मतलब एक कैमरा होता है, वो क्या करता है, कैमरा उसकी कंटिन्यूस या तो इमेज क्लिक करता है या फिर क्या करता है, वीडियो क्लिक करता है, और जो वीडियो फीड आ रही है उसको हम क्या करते हैं, ओपन सीवी या कोई और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की हेल्प से उसको इमेज या वीडियो प्रोसेसिंग करके वहाँ से यूजफुल इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। सो दैट इज़ विजन बेस्ड सिस्टम, ठीक। सो सम ऑफ द कॉमन सेंसर्स एम्प्लॉयड इन रोबोटिक्स इज, बहुत सारे सेंसर्स यूज़ कर सकते हैं बट ये कुछ इंपॉर्टेंट और जनरली यूज्ड सेंसर्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो फर्स्ट इज़ विजन सेंसर, मैंने बता दिया ये क्या होता है, आपका कैमरा बेस्ड होता है। इसमें जो आपका रोबोटिक आर्म है या मैनिपुलेटर का टूल पॉइंट है वहाँ पे एक कैमरा प्लेस्ड किया होता है, और ये क्या करता है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसको या तो उसकी इमेज क्लिक करेगा या वीडियो फीड क्लिक करेगा, और फिर बेस्ड अपॉन दैट उस इमेज या वीडियो पे हम क्या करेंगे, डेटा प्रोसेसिंग करेंगे, इमेज मैनिपुलेशन या वीडियो एडिटिंग करोगे आप उसकी, और वहाँ से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को गैदर करोगे, ठीक। सेकेंड कैटेगरी इज़ रेंज फाइंडर्स। सो रेंज फाइंडर क्या होता है, कोई भी ऐसा डिवाइस या इक्विपमेंट जो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज़ का आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, यूजुअली दे कैन बी अल्ट्रासोनिक और दे कैन बी लेज़र बेस्ड। सो अगर लेज़र बेस्ड है तो ये क्या करेगा, लेज़र बीम को शूट करेगा ऑब्जेक्ट पे, और बीच में क्या करेगा, टाइम को मेजर करेगा। सो लेज़र बीम क्या करेगी, ऑब्जेक्ट पे जाके और वहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, और यहाँ पे क्या होगा, एक ट्रांसमीटर होगा और एक रिसीवर होगा, ठीक है। सो अगर ये डिस्टेंस डी है तो लेज़र ने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक जाना और वापस आना, 2D डिस्टेंस को कवर करा इन टी सेकेंड्स और टी मिली सेकेंड्स। तो यहाँ से आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। या अगर आपके पास इस टाइप से ले लो इसको, फॉर एग्जांपल अगर ये डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, ठीक, बट लेज़र क्या है, इट्स लाइक लाइट, तो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट तो है, सो वी लाइट, सो यू हैव दिस क्वांटिटी, स्पीड ऑफ लाइट है आपके पास, टाइम आपके माइक्रो प्रोसेसर ने कैलकुलेट कर लिया इन मिली सेकेंड्स। सो जब आपके पास स्पीड है और टाइम है, सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, एंड यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2, ठीक है। सो रेंज फाइंडर्स एक ऐसी डिवाइस है या ऐसा सेंसर है जो आपके सेंसर से किसी भी ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करके देगा। थर्ड वन इज़ द गैस सेंसर। गैस सेंसर एज द नेम सजेस्ट, आपके इन्वायरमेंट में जो गैसेज होती हैं, फॉर एग्जांपल MQ4 होता है, ठीक, ये गैस सेंसर होता है। बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, AQI के सेंसर होते हैं, ये आपका AQI लेवल बताते हैं, ठीक। सो अगर आपका रोबोट एक इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है और वहाँ पे हजार्डियस इन्वायरमेंट है, सो आप चाहते हो कि अगर कोई ह्यूमन एंटर कर रहा है वर्क स्पेस में, सो आपके रोबोट पे ही आप माउंट कर दोगे एक गैस सेंसर या इन्वायरमेंट सेंसर, जो आपके जितने भी गैसेज हैं उनकी रीडिंग को कैलकुलेट करके आपके मेन सिस्टम को बताता रहेगा। और जब ऐसा कंडीशन आएगा कि पॉल्यूशन लेवल या टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, सो इट विल नॉट अलाउ द ह्यूमन टू एंटर द वर्क स्पेस और द इंडस्ट्री वेयर दिस काइंड ऑफ टॉक्सिक इन्वायरमेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। सो अगेन ये सेफ्टी बेस्ड हो गया। हैप्टिक और टेक्टाइल क्या होता है, टच बेस्ड होते हैं। सो दीज आर अदर टाइप ऑफ सेंसर जो आपको एक टेक्टाइल फीडबैक देते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज लिमिट स्विच एंड रीड स्विच। सो लिमिट स्विच क्या होते हैं, और जैसे रोबोट मूव कर रहा है आपका और कोई ऑब्जेक्ट आ गया, सो क्या होगा, ये सेंसर्स आपके रोबोट पे प्लेस्ड होते हैं लिमिट स्विचेस, और जैसे ही ये आपका लिमिट स्विच
इस ऑब्जेक्ट से टच करेगा तो ये हमारे रोबोट के कंट्रोलर को बता देगा कि समथिंग हैज़ कोलाइडेड, और कोलिजन की वजह से क्या होगा, ये रोबोट हमारा वहीं पे रुक जाएगा। सेम आपका रीड स्विच होता है। रीड स्विच में क्या होता है, एक मैग्नेटिक एलिमेंट लगा होता है और हम क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट को फिक्स कर देते हैं। सो दिस इज़ परमानेंट मैग्नेट, दिस इज़ दी रीड स्विच। सो जैसे ही ये रीड स्विच जो कि हमारे रोबोट के ऊपर एक मैनिपुलेटर के किसी लिंक पे प्लेस्ड है, सो जैसे ही ये रीड स्विच आपके परमानेंट मैग्नेट की कांटेक्ट में आएगा, सो ये हमारे रोबोट कंट्रोलर को एक सिग्नल दे देगा। नाउ नेक्स्ट वन इज पोटेंशियोमीटर एंड एनकोडर्स, ये मैंने आपको बता ही दिया है। देन देयर कैन बी टेम्परेचर सेंसर, फोर्स एंड टॉर्क सेंसर्स, देयर कैन बी एक्सेलरोमीटर एंड कोलिजन डिटेक्शन सेंसर्स। सो एक्सेलरोमीटर क्या करते हैं, जो आपके रोबोट के लिंक्स हैं ये जब मोशन में होंगे, सो इन पे क्या करते हैं हम लोग, ये छोटे एक्सेलरोमीटर्स प्लेस कर देते हैं। कई बार क्या होता है, जो हमारे रोबोट के पीसीबी होते हैं उन्हीं में ये एम्बेडेड होता है। सो जब आप मोशन करोगे, सो ये एक्सेलरोमीटर को क्या करेगा, ये आपका एक्सेलरेशन मेजर कर लेगा और बेस्ड अपॉन द इनर्शिया एंड द मास आप क्या कर सकते हो, यहाँ से फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हो। सो दीज आर दी जनरल टाइप ऑफ सेंसर्स विच आर यूजुअली एम्प्लॉयड इन रोबोटिक सिस्टम्स। इस पोर्शन में हम लोग रोबोट एक्चुएटर्स के बारे में बात करेंगे। इनको हम रोबोटिक ड्राइव्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो एन एक्चुएटर इज अ पार्ट ऑफ अ डिवाइस और मशीन दैट हेल्प्स इट टू अचीव फिजिकल मूवमेंट्स बाय कन्वर्टिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल, एयर और हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल फोर्स। सो एक्चुएटर का सिंपली मतलब ये होता है, एक ऐसा डिवाइस जो क्या करेगा, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को लेगा, ऐसी एनर्जी जो यूजुअली इलेक्ट्रिकल होगी, कंप्रेस्ड एयर की एनर्जी हो सकती है या हाइड्रोलिक हो सकती है, और इस एनर्जी को कन्वर्ट करेगा सूटेबल आउटपुट में, और ये आउटपुट होगी हमारी मैकेनिकल फोर्स और टॉर्क, ठीक है। सो ये जो एक्चुएटर्स होते हैं ये हमारे रोबोटिक लिंक्स को मूव कराने में क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। सो क्या करते हैं, हमारे जो रोबोटिक्स लिंक्स हैं उनकी फिजिकल मूवमेंट को ये अलाउ करते हैं बाय कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू other form of energy, that is usually mechanical force or torque. So simply put, it is the component in any machine that enables movement. Okay, so किसी भी मशीन में ऐसा कंपोनेंट जो क्या करता है, दो लिंक्स को मूवमेंट देने का काम करता है, उस टाइप के एलिमेंट को आप एक्चुएटर बोलते हो, ठीक है। सो कॉमन एक्चुएटर की टाइप्स क्या हो सकती हैं, कोई भी मोटर हो सकती है, जैसे आपने देखा होगा टॉय कार या टॉय रोबोट्स में क्या होते हैं, मोटर्स लगे होते हैं चारों व्हील पे, सो दैट आर एक्चुएटर्स। वो मोटर्स क्या है, इस टॉय कार रोबोट के लिए एक्चुएटर का काम कर रही है या रोबोट ड्राइव्स का काम कर रही है, बिकॉज ये जो फिजिकल लिंक्स हैं, जो फिजिकल जॉइंट्स हैं, उनको मोशन प्रोवाइड कर रही है। एक और एग्जाम्पल इसका हो गया अपना जेसीबी का। तो जैसे आपने देखा होगा जेसीबी में क्या होता है, अपने हाइड्रोलिक सिलेंडर्स लगे होते हैं और द पावर ऑफ कंप्रेस्ड फ्लूइड, यूजुअली सम काइंड ऑफ हाइड्रोलिक मिनरल ऑयल, उसको हम यूटिलाइज करते हैं सो एज टू अचीव लीनियर मोशंस। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम बना रखा है एक एक्चुएटर का। सो अगर ये अपना एक्चुएटर है, इट विल टेक सम काइंड ऑफ एनर्जी एज इनपुट, दैट कैन बी एयर और न्यूमेटिक एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इस टाइप की एनर्जीज को इनपुट लेगा। एक्चुएटर ऐसी डिवाइस है जो इनको कन्वर्ट कर देगी डायरेक्टली इनटू मैकेनिकल फोर्स और टॉर्क और मोशन, सो दैट जो अपने रोबोट के लिंक्स हैं इनको आप क्या कर सकते हो, L1 L2 ये जो हमारे लिंक हैं इनको आप मूवमेंट करा सकते हो, या कोई अगर प्रिज्मेटिक लिंक है तो उसको भी आप मोशन प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि जेसीबी में होता है। तो ये एक्चुएटर्स का फंडामेंटल्स है। अब रोबोटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के एक्चुएटर्स यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ अ टिपिकल टाइप ऑफ लीनियर एक्चुएटर, दिस इज़ अ लीनियर एक्चुएटर, इसको लीनियर मोटर भी बोलते हैं। सो क्या होगा, ये हमारी एक नॉर्मल गेयर्ड डीसी मोटर है, दिस इज हमारी गेयर्ड डीसी मोटर, और यहाँ से क्या होगा, इसकी वायर्स आप दोगे, यहाँ से आप इसको क्या करोगे, आप इसको यहाँ से वोल्टेज या पावर सप्लाई करोगे, और ये हमारी गियर डीसी मोटर है। यहाँ पे क्या होगी, यूजुअली एक गियर ड्राइव होगी या फिर बेल्ट ड्राइव हो सकती है। सो ये अपनी मोटर की शाफ्ट हो गई, ये ऐसे रोटेट करेगी, और यहाँ पे क्या अपना एक गियर ड्राइव होगा या चेन ड्राइव होगा या बेल्ट ड्राइव होगा। सो यहाँ पे होगा आपका बॉल स्क्रू। सो बॉल स्क्रू आपको पता होगा, दैट इज़ अ पावर ट्रांसफ़र मैकेनिज्म। सो एक आपका लीड स्क्रू होगा इस टाइप से, या पावर स्क्रू होगा, और यहाँ पे आपके टोटल बॉल स्क्रू की असेंबली होगी। सो इससे क्या होगा, जैसे ही आपकी मोटर रोटेट करेगी, सो दिस शाफ्ट विल ऑल्सो रोटेट, और ये जो आउटर असेंबली है ये मूव करेगी। इससे हमारा जो ये आउटपुट लिंक है ये लीनियरली आपका मूव करेगा इस टाइप से।
ये आपके लीनियर एक्चुएटर्स हैं। यूजुअली ये यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड है। यू कैन हैव न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक ऑपरेटेड एज वेल। ये एक और एग्जांपल है इसका। क्या होगा, जैसे ही आप इनपुट मोटर को यहाँ पे आप डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करोगे, ये जो आउटपुट लिंक है ये आपका इस टाइप से लीनियर मोशन करेगा, ठीक है। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ लीनियर एक्चुएटर्स जो रोबोट्स में यूज़ करे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दीज आर रोबोट मोटर्स या फिर रोटरी एक्चुएटर्स, या इनको रोबोट ड्राइव्स भी बोल सकते हो आप। ये क्या होता है, आपका जो लिंक है, दिस इज़ दी रोबोट लिंक, ये अपना रोबोट का लिंक है। और इसी लिंक की हाउसिंग में, ये देख रहे हो, ये इसकी हाउसिंग है। इसी हाउसिंग में इंटरनली हमारा ये एक्चुएटर जो है हमने कंस्ट्रक्ट करा हुआ है। एज यू कैन सी, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी स्टेटर कॉइल्स। ओके, ये हमारी स्टेटर कॉइल्स हैं, ये स्टेटर कॉइल हो गई। और ये बीच में जो आप देख रहे हो विजिबल नहीं, ये अपना रोटर हो गया। और साथ ही साथ एंटायर गियर बॉक्स, ये जो प्लानिटरी गियर बॉक्स है, ये पूरा का पूरा गियर बॉक्स, सन और उसके प्लैनेट्स और कैरियर, ये सब इसी मोटर के अंदर एनक्लोज्ड किए हैं। आपका ये गियर्ड रोटरी एक्चुएटर हो गया, ठीक है। इससे क्या होता है, टॉर्क मल्टीप्लाई हो जाता है, स्पीड को आप रिड्यूस करते हो मोटर की और टॉर्क को इंक्रीज करते हो, ठीक है। ये आपका सेकेंड टाइप ऑफ एक्चुएटर हो गया, जो कि अपना रोटरी एक्चुएटर, या सिंपली हम इन्हें मोटर्स भी बोलते हैं। थर्ड, ये आप देख सकते हो, ये अपना मार्स रोवर है। इनमें आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स को प्लेस करा गया है। एज यू कैन सी, दिस इज़ अ रोटरी एक्चुएटर, दिस इज़ अ रोटरी एक्चुएटर, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो आपका व्हील होगा, व्हील के अंदर भी एक मोटर होगी। ये आपके रोटरी एक्चुएटर्स हैं और सारे के सारे व्हील्स पे आपको ये देखने को मिलेंगे। एंड आई थिंक ये जो इसका आर्म हो गया, इसमें आपको शायद, मे बी, आई एम नॉट श्योर, आपको प्रिज्मेटिक एक्चुएटर्स या लीनियर एक्चुएटर्स मिल सकते हैं, बट there is a 2 degree of freedom rotary actuator. First one is this twist joint and then second one is this rotary joint. 2 degrees of freedom तो आपके रोटरी हैं यहाँ पे, मे बी आपको एक लीनियर या प्रिज्मेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम भी मिल सकती है। ठीक है, जितने भी एक्चुएटर्स होते हैं ये हमारे रोबोट को फिजिकली मूव कराने में हेल्पफुल होते हैं बाय प्रोवाइडिंग दी मच रिक्वायर्ड मैकेनिकल फोर्स और टॉर्क। ठीक, ये हमारे एक्चुएटर्स है। नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग रोबोट के कंट्रोलर्स और टीचिंग मेथड को कवर करेंगे। ये हमारे कॉमन एक्चुएटर्स के कुछ टाइप्स हैं। ये सारे एक्चुएटर्स हमारे रोबोटिक सिस्टम्स में यूज़ होते हैं, ठीक। फर्स्ट वन इज़ न्यूमेटिक एक्चुएटर्स। इनको हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज अगर हम इनको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इनका एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए इतना स्कोप भी नहीं है। इनसे आपसे बस बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। कोई एडवांस लेवल एक्चुएटर के अंदर की कंस्ट्रक्शन या एक्चुएटर के कंट्रोल पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना, इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे। हम इसको बहुत बेसिक लेवल पर कवर करेंगे, ठीक। जो फर्स्ट टाइप के एक्चुएटर्स होते हैं आपके रोबोटिक में, वो न्यूमेटिक हैं। आपको पता होगा ये कंप्रेस्ड एयर पे काम करते हैं। इनपुट एनर्जी जो होगी वो आपकी कंप्रेस्ड एयर होगी और आउटपुट पे आपको एक्चुएटर के क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मैकेनिकल फोर्स और मोशन। इफ दिस इज द एक्चुएटर, न्यूमेटिक एक्चुएटर, इनपुट पे आपको मिलेगा, इनपुट पे आपको देना है कंप्रेस्ड एयर और इसके आउटपुट पे आपको मिलेगा फोर्स और टॉर्क, ठीक है। नाउ सेकंड वन इज द हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स। हाइड्रोलिक एक्चुएटर वर्क्स ऑन द पावर और फोर्स ट्रांसमिटेड बाय द ऑयल और एनी अदर काइंड ऑफ फ्लूइड, ठीक। यहाँ पर क्या है, एयर की जगह पर आप एक फ्लूइड ले लोगे जो इनकम्प्रेसिबल होगा, मतलब कितना भी आप प्रेशर अप्लाई कर लो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक। दैट इज़ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। उसको अगर आप यूज़ करोगे और एट द आउटपुट यू आर गेटिंग फोर्स एंड टॉर्क, उस टाइप के एक्चुएटर को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्चुएटर, जो आपका किसी भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पे ऑपरेट करता है। Now third and the most important type of actuator used in robotics is the electrical actuators. इसकी as you can see बहुत सारी सब टाइप्स हैं, इनको हम अभी डिस्कस करेंगे। इनपुट पे आप क्या दोगे, you give it electricity and at the output एक्चुएटर क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क, मोशन और फोर्स, ठीक। नाउ एक और टाइप के एक्चुएटर्स यूज़ होते हैं रोबोटिक्स में, दैट इज़ पीजो इलेक्ट्रिक। तुमको पता होगा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, क्रिस्टल है, आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक। एक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जनरेट होता है उसके अक्रॉस, दैट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स। जैसे आप फोर्स को चेंज करोगे उसी के रिस्पेक्ट में आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा,
चेंज होगा। अब अगर आप इस इफेक्ट को रिवर्स करते हो, ठीक है, इफ़ यू रिवर्स दिस इफेक्ट, सो ये हमारा हो गया पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्रिस्टल हो गया। इसको हमने क्या करा, वी गिव एक्सटर्नल वोल्टेज टू इट, ठीक है, आपने क्या करा है कि वोल्टेज अप्लाई करा इस पर। सो जो आपका क्रिस्टल है इसमें क्या होगा, डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द क्रिस्टल विल अगर, सो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा या क्या करेगा, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो बाय गिविंग एक्सटर्नल वोल्टेज यू आर गेटिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्रिस्टल, और इसी को टेक्नोलॉजी को फर्दर रिफाइन करते हुए हमारे पीजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स होते हैं, ठीक। नाउ लास्ट वन इज़ दी अल्ट्रासोनिक एक्चुएटर। इसमें क्या होता है, एक सेम टाइप ऑफ, जैसे यहाँ पर हमने एक पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट को यूज़ करा था, यहाँ पे हम एक अल्ट्रासोनिक एलिमेंट या अल्ट्रासोनिक मटेरियल को यूज़ करते हैं, और इसको हम क्या कराते हैं, वाइब्रेट कराते हैं एट अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज, दैट इज़ मोर देन 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा पे आप इसको क्या कराते हो, वाइब्रेट कराते हो। सो इससे क्या होता है, आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। एक अगर आप इसके आगे एक सॉफ्ट मेटल को टाई कर दो तो देयर विल बी वाइब्रेशंस अलोंग दिस सॉफ्ट मटेरियल। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है आपका अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में। याद करो, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में आप एक हॉर्न यूज़ करते हो और उसको वाइब्रेट कराते हो एट अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज। सो उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो रोबोटिक्स में, आप अल्ट्रासोनिक एक्चुएटर्स भी बना सकते हो और उनको यूज़ भी करते हैं हम लोग, ठीक है। सो अब अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी के पे हम लोग आ जाते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड एक्चुएटर्स होते हैं हमारे। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो ये आपके मोटर्स हो गए, और जो इससे पहले मैंने आपको लीनियर मोटर्स दिखाई थी वो सारी हो गई। सो ये हम डिटेल्स में नहीं पढ़ सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल दिस इन वन लेक्चर और इन इवन 2 और 3 लेक्चर्स। अगर हम एक स्टेपर मोटर की ही कंस्ट्रक्शन और इसकी इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट्स को पढ़ने बैठ गए तो ये जो हमारा कोर्स है रोबोटिक्स का ना रहकर आई वुड से ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, इनको एक जनरल कैटेगरीज इनकी देख लेते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स हैं ये किस किस टाइप के होते हैं, और मेरे ख्याल से एग्ज़ाम में भी इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। और अगर आपका इंटरेस्ट करे तो अगर आप रोबोटिक्स फर्दर परस्यू करना चाहते हो तो आप कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से इनको पढ़ सकते हो, जो कि आपकी मैकेट्रॉनिक्स की टेक्स्ट बुक्स होंगी, ठीक है। इस चैनल पे मैं मैकेट्रॉनिक्स और कंट्रोल का और कोर्स लेकर आऊँगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी स्टेपर मोटर की होती है, ठीक। तो स्टेपर मोटर की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज दिस VR, दैट इज़ वेरिएबल रिलक्टेंस। सेकेंड इज दिस PM, दैट इज़ परमानेंट मैग्नेट। एंड थर्ड वन इज़ दी हाइब्रिड स्टेपर मोटर। इनको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपका होमवर्क है, आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स इज़ दी DC मोटर्स, जो सिंपल DC मोटर्स होती हैं, जो मैंने आपको इससे पहले वाले में शो किया था उसका कंस्ट्रक्शन। सो ये भी आपके 2 मेजर कैटेगरीज के होते हैं DC मोटर्स। सो फर्स्ट वन इज़ दी PM, दैट इज़ परमानेंट मैग्नेट। सेकेंड वन इज़ दी BLDC, दैट इज़ ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर। सो थर्ड कैटेगरी इज़ दी AC मोटर्स। AC मोटर में 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपके इंडक्शन मोटर, सेकेंड इज़ सिंक्रोनस मोटर्स, ठीक है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड एक्चुएटर्स हैं। फोर्थ कैटेगरी इज सर्वो मोटर्स, बहुत ज़्यादा कॉमन, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। एंड नाउ ये आपके लेटेस्ट हैं, दीज आर हार्मोनिक ड्राइव्स, जिनको हम स्ट्रेन वेव गियर ड्राइव भी बोलते हैं, ठीक है। सो अगर मैं देख लूँ यहाँ पे स्ट्रेन वेव गियर ड्राइव, ठीक है। सो इनको SW ड्राइव भी बोला जाता है, स्ट्रेन वेव ड्राइव्स या फिर हार्मोनिक ड्राइव्स। इनके बारे में आप अगर इंटरेस्टेड हो तो पढ़ लेना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट क्या बोलते हैं टेक्निकल अचीवमेंट्स हैं इन रोबोटिक्स। और आजकल जितने भी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड रोबोटिक एक्चुएटर्स बन रहे हैं उनमें ये काफ़ी कॉमन है। फॉर एग्जांपल MIT चीता और जो आपका साइबर डॉग दिखाया था मैंने, जो स्पॉट है बॉस्टन डायनामिक्स का, उन सब में ये ड्राइव्स यूज़ होती हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ दी साइक्लॉइडियल ड्राइव। ये सारे हमारे कैटेगरीज हैं कुछ इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स के, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रोबोटिक्स, और इनका फर्दर स्टडीज़ इज़ बियॉन्ड दी स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट राइट नाउ। सो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो होगा रोबोट कंट्रोलर एंड प्रोग्रामिंग की। तो जो कंट्रोलर होता है वो किसी भी रोबोटिक सिस्टम का ब्रेन होता है। ये एक सिंपल कंप्यूटर भी हो सकता है या एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, जो कि आपके जो रोबोट के जितने भी एल्गोरिदम्स हैं, जितनी भी आपने उसकी कोडिंग करी है,
काइनेमेटिक मॉडल्स हैं, उसके डायनामिक मॉडल्स हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, जितने भी एल्गोरिदमिक मॉडल्स हैं वो सारे इस कंट्रोलर में रन करेंगे। सिंपल भाषा में समझने के लिए आप कंट्रोलर को एक डेस्कटॉप पीसी की तरह भी कंसिडर कर सकते हो, और रोबोट में जितनी भी कोडिंग जो भी रन होगी वो सारी की सारी आपकी इस कंट्रोलर में रन होगी, ठीक है। सो रोबोटिक कंट्रोल इज द सिस्टम दैट contributes to the movement of robots. This involves the mechanical aspects and programmable systems that make it possible to control the robots. ठीक है, सो एक ऐसा सिस्टम जो हमारे रोबोट सिस्टम को कंट्रोल करने में काम आता है, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रोबोटिक कंट्रोलर। सो ये जो आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस एंटायर थिंग इज रोबोटिक कंट्रोलर। इसमें क्या है, ये एक नॉब दिख सकती है आपको, इससे क्या करोगे आप, मे बी ये एक आपका पावर सेलेक्टर हो सकता है, ये आपका देख रहे हो कुछ अंदर इसके इलेक्ट्रॉनिक्स होगी जो हीट जनरेट करेगी। सो दिस इज डक्टेड फैन आउटलेट, यहाँ से क्या होगा, हीट जो है वो बाहर जाएगी। इस पूरी शीट मेटल की बॉडी के अंदर आपके बहुत सारे सोफेस्टिकेटेड पावर ड्राइव्स होंगे, पावर कंडीशनिंग सिस्टम्स होंगे, पावर स्मूथनिंग एंड फिल्टर्स होंगे, साथ ही साथ इसमें आपके पावरफुल सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स हो सकते हैं या फिर सिस्टम ऑन मॉड्यूल हो सकता है पूरा, ठीक है। तो वो सारा का सारा कंप्यूटर जो है उसमें हमारे इस रोबोट के सारे एल्गोरिदम्स रन करेंगे और आप क्या करोगे, इस रोबोट को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये एक एग्जांपल है हमारे एक रोबोटिक कंट्रोलर का। और ये जो इसके साथ में आप देख सकते हो, एक कैलकुलेटर टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें एक बड़ी स्क्रीन भी है और बहुत सारे कीज़ हैं इसमें। तो ये हमारा टीच पेंडेंट होता है, इसकी हेल्प से आप रोबोट को क्या करते हो, सिखाते हो, उसको प्रोग्राम करते हो कि अपना फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक कंपनी है फानुक, उस कंपनी का ये हमारा कंट्रोलर है, और यहाँ पर एग्जांपल के लिए दिखाया गया कि ये इस रोबोटिक मैनिपुलेटर को कंट्रोल करेगा। सो ये जो वायर्स हैं, कंट्रोल वायर्स, ये आपकी इस रोबोटिक मैनिपुलेटर्स में जाएंगी। इसी कंट्रोलर के थ्रू इसमें क्या होगा, पावर भी डिलीवरी होगी, इलेक्ट्रिकल पावर हो सकती है वो, और जो रोबोट के सेंसर्स या एक्चुएटर्स जो डेटा फीडबैक सेंड कर रहे हैं वो भी इन्हीं वायर्स के थ्रू इस कंट्रोलर तक वापस जाएगा, ठीक है। तो ये सारी वायर्स हैं, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज़ दी टीच पेंडेंट। टीच पेंडेंट, इस टीच पेंडेंट की हेल्प से आप क्या करोगे, यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी कीज़ हैं। तो जैसे आप CNC में G कोड और M कोड लिखते हो, उसी टाइप की रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो सकती हैं। ये क्या होगा, फानुक की अपनी लैंग्वेज होगी। सो उस लैंग्वेज को आप इस कीपैड की हेल्प से यहाँ पे इनपुट कराओगे, और ये जो लैंग्वेज जो आपने हाई लेवल कोड लिखा है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका मशीन कोड में, और यहाँ से क्या होगा, आपको रोबोट कंट्रोल की जो आपके सिग्नल्स हैं वो रोबोट तक पहुँच जाएंगे, और इस तरीके से आप रोबोट को कंट्रोल करोगे, ठीक। सो इन सिंपल आप कह सकते हो कंट्रोलर जो है वो हमारे रोबोट का ब्रेन होता है, ठीक है। ये एक और एग्जांपल है, ये फोटो है। तो ये इस टाइप के रोबोट मैंने आपको 3D में दिखाए थे लेक्चर 1, 2 और 3 में। सो ये जो आपका 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम इंडस्ट्रियल सीरियल मैनिपुलेटर है ये, ठीक। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मैनिपुलेटर है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है 3D में। सो इसका जो कंट्रोलर है ये इस टाइप का है, देख रहे हो कितना बड़ा है साइज़ इसका। इसी में आपके पावर डिलीवरी सिस्टम होंगी, पावर कंडीशनिंग सिस्टम इसी में होंगे, इसमें सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स हो सकते हैं आपके, विजन प्रोसेसिंग यूनिट हो सकती है, बहुत सारे, मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर डिलीवरी सिस्टम है, जितना भी सेंसर फ्यूजन सिस्टम है, सारा का सारा इसी के अंदर होगा, ठीक। और इसको हम इस टाइप से एक शीट मेटल की बॉडी में कंटेन कर देते हैं, सो दैट सारी की सारी जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, पावर सिस्टम हो गए, वो इसके अंदर सेफ भी रहें, और ये एक मॉड्यूल टाइप का एक आपका कंट्रोलर सिस्टम अलग से बन जाए, ठीक। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, ये कंट्रोल का जो आप देख सकते हो कंट्रोल पैनल है, इसमें यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, दिस इज़ द इमरजेंसी स्टॉप स्विच, और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे और स्विच होंगे जिनके डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं। ये भी फानुक कंपनी का है। सो ये जो इसकी कंस्ट्रक्शन है कंट्रोलर की, ये डिपेंड करती है मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर, और इसी कंट्रोलर से आपके रोबोट में क्या होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। सो कंट्रोलर से रोबोट तक भी इंफॉर्मेशन एंड पावर जाती है, और रोबोट से कंट्रोलर तक क्या होता है, सिग्नल्स एंड फीडबैक वापस आते हैं, सो दैट जो हमारा कंट्रोल एल्गोरिदम है जो इसके कंप्यूटर में रन कर रहा है वो ईजिली और एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सके। साथ ही साथ इसमें क्या है, ये आप देख सकते हो एक वायर के थ्रू, ये अगेन दिस इज़ दी टीच पेंडेंट। तो इस टीच पेंडेंट की हेल्प से आप क्या करोगे, इस कंट्रोलर में जो रोबोट का कोड है उसको फीड कराओगे, जो प्रोग्रामिंग है रोबोट की, और उसी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली हमारा रोबोट को क्या होगा, यहाँ से सिग्नल जाएगा कंट्रोलर से रोबोटिक आर्म तक, ये अपना फंक्शनिंग करेगा, और यहाँ से फीडबैक सिग्नल वापस आएगा हमारे कंट्रोलर तक, ठीक। तो इंडस्ट्रीज में इस टाइप से कंट्रोलर होते हैं। अगेन ये कंपनी है ABB, इसका मैंने आपको रोबोट भी दिखाया था 3D में,
सो इस ABB कंपनी का कोई एक पर्टिकुलर मॉडल है रोबोट का, यहाँ पे मेरे को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। सो आप देख सकते हो उसके कंट्रोलर्स इस टाइप से हैं, ये थोड़े छोटा सा इसका है, देख सकते हो। कंट्रोलर्स में इनपुट आउटपुट होती है बहुत सारी, ठीक। सो ये LEDs हैं, दिस इज सम टाइप ऑफ इनपुट और आउटपुट, और स्विच हो सकता है। ये जो केबल है देख रहे हो ये आपकी, दिस कैन बी इनपुट और आउटपुट। ये आपके टीच पेंडेंट की केबल है, यहाँ पे ऐसे करके जा रही है और ये आपके टीच पेंडेंट में लगी है। इसका टीच पेंडेंट थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। इसमें क्या है, यहाँ पर आपको नॉब मिली है, एक रोटरी नॉब। आप इसको रोटेट करोगे तो यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस आएंगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स बने हुए हैं। सो ये क्या करेगा, रोबोट की हर एक फंक्शनैलिटी के लिए और सेटिंग्स के लिए आपको अलग अलग टच स्क्रीन बेस्ड टीच पेंडेंट मिलेगा, ठीक है। तो इस टीच पेंडेंट से आप क्या करोगे, रोबोट को अपने जो प्रोग्राम है वो इनपुट कराओगे और कंट्रोलर आपके रोबोट को कंट्रोल करेगा। सो अगेन ये कुछ और एग्जांपल हैं। दिस इज़ अगेन अ टीच पेंडेंट, इसमें एक रोटरी नॉब है, देयर आर सम बटन्स लाइक दिस, और एक स्क्रीन है, ये टच स्क्रीन होगी मोस्ट प्रोबेबली। सो आप इसमें क्या करोगे, स्टाइलस से टच करके अपनी सेटिंग्स इनपुट कराओगे। ये रोबोट भी मैंने आपको शो कराया था, इंडस्ट्रियल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम मैनिपुलेटर, सीरियल एंड ओपन काइनेमेटिक चेन। सो इसमें क्या होगा, आपका जो कंट्रोलर होगा वो इस टाइप से होगा, ठीक। तो कमर्शियली आपके जो कंट्रोलर्स होते हैं वो इस टाइप से होते हैं और ये इससे कनेक्ट करेगा। सो कनेक्शन आपका वायर्ड कनेक्शन भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये बहुत सारी वायर्स भी हो सकती हैं, और ये वायर्स क्या हो सकती हैं आपकी फैक्ट्री फ्लोर के अंडरग्राउंड हो सकती हैं, या फिर वायरलेस कंट्रोल भी हो सकता है, ठीक। सो ये कुछ टाइप के कंट्रोलर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ रोबोट एनाटॉमी। इसको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, दिस इज़ रोबोट प्रोग्रामिंग मेथड। अब आप रोबोट को प्रोग्राम कैसे करोगे, ठीक है। सो टीचिंग अ रोबोट टू कंप्लीट इट्स वर्क साइकिल इज़ नोन एज दी रोबोट प्रोग्रामिंग। रोबोट प्रोग्रामिंग क्या होती है, जब आप किसी भी एक रोबोट को ये टीच करते हो, उसको ये प्रोग्राम उसके अंदर फीड करते हो कि जो उसकी एक वर्क साइकिल है वो कैसे कंप्लीट करेगा, तो उस पूरी प्रोसेस को हम रोबोट प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है। अब वर्क साइकिल से समझ लो क्या मतलब है, जैसे ये एक ऑटोमोबाइल आई, ठीक है। अगर ये हमारी एक कार है और ये हमारा क्या है, कि स्प्रे रोबोट लगा है, दिस इज स्प्रे रोबोट, और इसके स्टार्टिंग में क्या है कि स्प्रे गन लगी है। तो इस पूरी कार को ये एक साइकिल में क्या करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब स्टार्टिंग का ये पोर्शन क्या करेगा, ये हमारा पेंट करेगा। सो अगर मैंने कोड में इस पूरे ऑपरेशन को फ्रॉम हेयर टू हेयर, अगर इसकी कलरिंग या पेंटिंग को मैंने एक वर्क साइकिल कंसिडर करा है, तो ये जो पूरा ऑपरेशन है फ्रॉम 1 to 2 पूरा स्प्रे करना, इसी को हम 1 वर्क साइकिल बोलेंगे, ठीक है। सो किसी भी रोबोट को ये सिखाना कि वो अपनी एक वर्क साइकिल कैसे कंप्लीट करेगा, उसको रोबोट प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और आपका जो पूरा कोड है, रोबोटिक कोड, प्रोग्राम कोड है, उसमें डिफरेंट वर्क साइकिल्स कंबाइन हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल पहले ये ऐसे पेंट करेगा, और सेकंड यही रोबोटिक काम क्या करेगा, ये अपने इस ओपन वर्क स्पेस में जाएगा और अपने क्या करेगा, जो इसके एंड पे जो हमारा स्प्रे गन है उसको मे बी चेंज कर सकता है और एक दूसरा स्प्रे गन उठा सकता है। सो दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्क साइकिल, या इसको हम एक अलग से सेपरेट दूसरी वर्क साइकिल में कंसिडर कर सकते हैं। सो ठीक है, जो उसका काम है उस काम को क्या बोलते हैं, हम वर्क साइकिल बोलते हैं। सो जनरली प्रोग्रामिंग मेथड हमारे रोबोट के 3 टाइप के बेसिक प्रोग्रामिंग मेथड्स हैं। आई एम सॉरी, इसके जो सब कैटेगरीज हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं, बट दीज आर द मोस्ट बेसिक मेथड्स, ठीक। सो जो पहला है वो है टीच बाय डेमोन्स्ट्रेशन, इसी को हम टीच बाय शोइंग या लीड थ्रू प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तीनों एक ही चीज़ है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है कि आप रोबोट को कोई काम करके दिखा रहे हो, टीच बाय शोइंग का मतलब भी यही है कि आप रोबोट को सिखा रहे हो बाय शोइंग समथिंग, कोई अगर ऑपरेशन हो रहा है आप उसको दिखा रहे हो रोबोट को और वो सीख रहा है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है कोई ऑपरेशन आप रोबोट को करके दिखा रहे हो और वो वहाँ से क्या कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है और सीख रहा है। लीड टू प्रोग्रामिंग का भी सेम मतलब है कि आप एक टास्क को कंप्लीट कर रहे हो, जितनी पॉसिबल एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ हो सकता है आप उतनी पॉसिबल एफिशिएंसी के साथ उस काम को कर रहे हो और आपके रोबोट को सिखा रहे हो। कैसे सिखा रहे हो मैं आपको बताता हूँ। ये एक मेरा इंडस्ट्रियल रोबोट आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ये एक हमारा इंडस्ट्रियल रोबोट हो गया, ठीक। ये इसका क्या है, यहाँ पे सपोज दिस इज़ दी स्प्रे गन, ये हमारी स्प्रे गन लगी है यहाँ से, दिस कैन स्प्रे एन ऑटोमोबाइल, ठीक। तो ये हमारा रोबोट हो गया। अब क्या करोगे, एक हमारी बहुत बड़ी कार है, लग्जरी कार, फॉर एग्जांपल दिस इज लैम्बोर्गिनी, ठीक। तो जो हमारा मेन स्प्रेयर होगा लैम्बोर्गिनी में, जो एक बहुत ज़्यादा सीजनड
बहुत ज़्यादा स्किल्ड पेंटर होगा जिसने अपनी पूरी लाइफ इन कार्स को पेंट किया होगा। अब आप चाहते हो कि हम मैनुअल पेंटर को हटाकर क्या करेंगे, हम रोबोटिक पेंटिंग करेंगे। सो अगर ये हमारा बंदा है, ठीक है, हमारा मेन पेंटर था, स्टार पेंटर था, ठीक है, अभी तक अपने हाथों से पेंट करता था। अब आप चाहते हो कि हम इसको रिप्लेस करके एक रोबोटिक स्प्रे पेंटर मैनिपुलेटर को यहाँ पे लगा दें, बट जो मैनिपुलेटर है उसको ये नहीं पता कि इस लैम्बोर्गिनी को हम कैसे पेंट करेंगे इन दी मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे। सो अब जो आपका ये एम्प्लॉय है जिसके पास इतने सालों की एक्सपर्टीज़ है, इतने सालों की नॉलेज है, और इसके हाथ में वो मोशन है, इसके हाथ में वो स्किल है जो इसको पेंट करने में हेल्प करती है। सो इसकी जितनी भी स्किल्स हैं वो हम इस रोबोट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसी को बोलते हैं टीच बाय डेमोन्स्ट्रेशन या टीच बाय शोइंग। सो इसके लिए आप क्या करोगे, एक मास्टर और स्लेव का कंसेप्ट होता है। सो आप क्या करोगे, एक और आपके पास छोटा मैनिपुलेटर होगा, ठीक, या तो आप एक मैनिपुलेटर ले लो सेम इसी के जैसा, और इस मैनिपुलेटर के एंड पे जो आपका स्प्रे गन है, इस स्प्रे गन को ये जो हमारे एम्प्लॉय हैं ये अपने हाथ में कैरी करेंगे और इस पूरी लैम्बोर्गिनी को अपने बेस्ट पॉसिबल वे में पेंट करेंगे, ठीक। सो जो आपने ये स्प्रे गन उठाया अपने हाथ में, इसमें कुछ सेंसर्स लगे होंगे। ये सेंसर क्या करेंगे, इसके हाथ के मूवमेंट को रिकॉर्ड करेंगे कि ये किस स्ट्रोक में पेंटिंग करते हैं, ये किस पोर्शन में कितनी स्पीड और कितनी टाइम तक स्प्रे गन को प्रेस करते हैं। तो जितने भी पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे जो हमारे पेंटिंग के पैरामीटर्स हैं, इस सेंसर ने क्या करा, रिकॉर्ड करके एक मेमोरी में, ये हमारी क्या है, रोबोट की मेमोरी है, सेंसर ने सारे के सारे इनके हाथ के मोशन को रिकॉर्ड करा और इस मेमोरी में फीड कर दिया। सो अब जो ये जो रोबोट है, जब आप इस मेमोरी के साथ, इस वाली मेमोरी के साथ जिसमें इनके पेंटिंग के सारे का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड हो गए, जब आप इस रोबोट को यूज़ करोगे तो इनकी जो एक्यूरेसी थी वो इस रोबोट में आ जाएगी, ठीक है। सो इसी को टीच बाय डेमोन्स्ट्रेशन या लीड थ्रू प्रोग्रामिंग बोलते हैं। इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप क्या करते हो, जो सेंसर्स हैं उनको अपने हाथ पे पहन लेते हो, ठीक। जैसे अभी तो आपने रोबोटिक मैनिपुलेटर को पकड़ के मूव किया था। नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट वियर द सेंसर और एक्सेलरोमीटर्स इन योर ओन हैंड, और या ऐसा हो सकता है जो आपका स्प्रे गन होगा उसमें हम कुछ सेंसर्स, छोटे छोटे सेंसर प्लेस कर देंगे। सो ओवरऑल मतलब यही है, जितने भी आपके पैरामीटर्स होंगे पेंटिंग के, वो सारे के सारे पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करके मेमोरी में स्टोर करके, और फिर रोबोट क्या करेगा, इन्हीं सारे पैरामीटर्स को दोबारा से रन करेगा। तो जितनी एक्यूरेसी आपको ये मैनुअल पेंटर देता था उस उतनी या उससे ज़्यादा एक्यूरेसी आपको ये जो है हमारा रोबोटिक मैनिपुलेटर देगा, और क्वालिटी आपको सेम मिलेगी। सो इसको बोलते हैं लीड थ्रू प्रोग्रामिंग। द सेकंड मेथड इज़ टीचिंग पेंडेंट। टीचिंग पेंडेंट होता है हमारा, इसी को टेक्सचुअल कमांड बेस्ड लर्निंग भी बोलते हैं, या फिर आप सिंपली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी यूज़ कर सकते हो। तो इससे पहले वाले पेज पर मैंने आपको दिखाया था कि कोई भी रोबोट कंट्रोलर होता है, उसके साथ में हमारा एक छोटा डिवाइस लगा होता है जिसको हम टीच पेंडेंट बोलते हैं। सो टीच पेंडेंट में क्या होता है, बहुत सारे हमारे बटन्स होते हैं प्लस एक डिजिटल स्क्रीन होती है, जनरली टच बेस्ड। तो आप क्या करते हो, ये सारे बटन्स दबा के इसी स्क्रीन की हेल्प से और इन बटन्स की हेल्प से इसमें क्या करते हो, प्रोग्राम फीड करते हो। जैसे आप CNC में डालते हो G कोड और M कोड, CNC में जैसे आप फीड करते हो, वहीं पे एक कंट्रोल पैनल होता है, उसी से आप कमांड फीड करते हो, या कई बार आप अपने पर्सनल कंप्यूटर से भी फीड करते हो। तो इस केस में क्या होता है, आप टीचिंग पेंडेंट का यूज़ करके इस रोबोट के अंदर अपनी कमांड्स या इसकी मेमोरी में अपना प्रोग्राम फीड करते हो। टेक्सचुअल कमांड्स का भी सेम ही मतलब है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब है कि आपके रोबोट के साथ में एक सॉफ्टवेयर स्यूट आया है जिसमें आप उनकी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके उस रोबोट की कोडिंग कर सकते हो, या आप ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि C++ हो गई या पाइथन हो गई, उनकी हेल्प से अपने रोबोट को प्रोग्राम करते हो। तो दिस इज़ द सेकंड मेथड। नाउ थर्ड मेथड इज़ सिमुलेशन बेस्ड रोबोट प्रोग्रामिंग। इसके दो टाइप के और सब ब्रांचेज होती हैं, जिसमें फर्स्ट होगी ऑफलाइन और सेकंड हो गया आपका ऑनलाइन प्रोग्रामिंग। तो पहले सिमुलेशन का मतलब जान लेते हैं। अभी तक मैंने आपको जितने भी रोबोट के मॉडल दिखाए हैं, ये सारे के सारे मैंने सॉफ्टवेयर में ओपन करे थे। सो उसमें क्या हो रही थी, इनकी सिमुलेशन हो रही थी। सिमुलेशन का मतलब है कंप्यूटर ग्राफिक्स और कंप्यूटेशन की हेल्प से हमने क्या करा है, एक रोबोट का वर्चुअल मॉडल क्रिएट करा है, और हम उसको इन वर्चुअल इन्वायरमेंट हम क्या कर सकते हैं, उसके मोशन को स्टडी कर सकते हैं, उसकी फोर्सेस को स्टडी कर सकते हैं, उसकी ट्रैजेक्टरी जनरेट कर सकते हैं। तो इन सारे ऑपरेशंस को जो हम
फिजिकली कर सकते थे, अब हम उन्हें एक वर्चुअल वर्ल्ड में कंप्यूटर्स की हेल्प से कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम सिमुलेशन बोलते हैं। तो ठीक है, थर्ड मेथड जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है दैट इज़ सिमुलेशन बेस्ड रोबोट प्रोग्रामिंग। सो इसमें आप क्या करते हो, जैसे कि मैंने आपको सॉफ्टवेयर दिखाया था। सो लेट मी ओपन द सॉफ्टवेयर वंस अगेन। तो जैसे कि ये मैंने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। सो दिस इज़ अ रोबोटिक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो अगर हमें सिमुलेशन बेस्ड रोबोट प्रोग्रामिंग एंड टीचिंग करनी है, सो आप क्या करोगे, इसी टाइप के किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे। उसमें क्या होता है आप देख सकते हो, देर आर डेडिकेटेड ट्रेजेक्टरी प्लानिंग होती है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हो जो कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स है राइट नाउ। सो आप इस टाइप के सॉफ्टवेयर सिमुलेशन पैकेजेस का यूज़ करके क्या करते हो, रोबोट की ट्रेनिंग एंड प्रोग्रामिंग करते हो। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि आपको फिजिकली रोबोट की एक्सेस होनी ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर रोबोट होगा तभी आप इसकी क्या करोगे, प्रोग्रामिंग कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आपके पास रोबोट है भी, फॉर एग्जांपल आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ रोबोट अपना काम इस टाइम कर रहे हैं, ठीक है, दे आर ऑपरेशनल राइट नाउ। सो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको उनको बंद करना पड़ेगा, वो अपना काम करते रहेंगे। आप सिमुलेशन में क्या करोगे, इस टाइप के कंप्यूटर सिमुलेशन में आप उनकी प्रोग्रामिंग करोगे, और यहीं से सिमुलेशन को आप इस पर टेस्ट कर लोगे। आप ये क्लियर कर लोगे कि प्रोग्राम आपका बिल्कुल करेक्ट है और जो आपकी इंटेंशन है उसी टाइप से प्रोग्राम आपका फंक्शन करेगा। तो जब आप बिल्कुल श्योर हो जाओगे कि आपका जो प्रोग्राम है दैट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, और कहीं भी कोलिजन नहीं हो रही है, कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा है जो आप नहीं चाहते हो, तो जब आप श्योर हो तब आप इस जो प्रोग्राम है जो आपने सिमुलेशन डेवलप करी है, सिमुलेशन से ही आप डायरेक्टली क्या करोगे, जो कोड जनरेट होगा, दिस कैन बी एज यू कैन सी पाइथन कोड हो सकता है या C++ हो सकता है, या आपके रोबोटिक मैन्युफैक्चरर की कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज होगी प्रोग्रामिंग की, उस लैंग्वेज में कोड जनरेट करके आप सीधे रोबोट के जो कंट्रोलर है उसकी मेमोरी में फीड करा सकते हो, ठीक। सो अगर मैं आपको ये दिखाता हूँ, तो अगर हम सिमुलेशन देखें तो इसके दो टाइप हैं, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट वन इज़ दी ऑफलाइन या कोल्ड टाइप ऑफ सिमुलेशन। सेकंड वन इज़ ऑनलाइन सिमुलेशन, और इसको आप हॉट भी बोलते हो। कोल्ड एंड हॉट इसलिए बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, फॉर्मल टर्म्स नहीं है, इसको ऐसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आर दी फॉर्मल टर्म्स। सो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग और ऑफलाइन प्रोग्रामिंग या ऑफलाइन सिमुलेशन आप ऐसे कह सकते हो। सो जो आपकी ऑनलाइन प्रोग्रामिंग है, इसमें क्या होगा, सो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग में क्या होगा, जब आपका फॉर एग्जांपल ये हमारा एक रोबोट हमारा मैनिपुलेटर है, ठीक। सो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग में अगर हम इस कंट्रोलर में प्रोग्राम फीड कर रहे हैं तो ये कंट्रोलर ऑब्वियसली इस रोबोट के साथ कनेक्टेड होगा। सो ऑनलाइन में ऐसा होता है, हम जितनी भी सिमुलेशन या इसकी कोडिंग डालेंगे वो हमारे रोबोट में रिफ्लेक्ट होंगी स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्जांपल मैंने इसको बोला मूव 30 डिग्री, ये मेरा फर्स्ट क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन है। सो बिकॉज ये ऑनलाइन मोड है, हमारा जितना भी सिमुलेशन हो रही है वो रोबोट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और जैसे मैंने इसको फीड करा कंट्रोलर में, सो ये रोबोट क्या हो जाएगा, आपका 30 डिग्री मूव हो जाएगा। सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज़ मूव में बी 90 डिग्री, सो ये सेकंड इंस्ट्रक्शन है। तो सेकंड इंस्ट्रक्शन मेरे जैसे ही मैं इसको सिमुलेशन में रन करूँगा, ये कंट्रोलर के थ्रू हमारे फिजिकल रोबोट में एक्चुअली ये रन हो जाएगा। सो सेकंड मूवमेंट विल बी 90 डिग्री। सो ऑनलाइन का मतलब है जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन अपने कंट्रोलर में सिमुलेशन के द्वारा फीड करता रहूँगा, वैसे वैसे ही डायरेक्टली मेरे रोबोट में मूवमेंट होती रहेगी अकॉर्डिंगली, बिकॉज दिस इज़ एन ऑनलाइन फॉर्म। ऑनलाइन में क्या होता है, आपका ह्यूमन जो प्रोग्राम कर रहा है, कंप्यूटर या कंट्रोलर जो रोबोट का ब्रेन है, और फिजिकल रोबोट, ये सारे के सारे एक साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ से अगर ह्यूमन ने बोला कि मूव में भी 35 डिग्री, ठीक, ये एक सिंपल कमांड है, मैं ऐसी इसको एज्यूम कर ले रहा हूँ कि एक कमांड है, ऐसी कमांड एक्चुअली होती है नहीं, बट समझाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। सो अगर मैंने ये कमांड डाली, सो यहाँ से मैंने एंटर करा, कंट्रोलर के पास गई, ऑनलाइन मोड होने के कारण हमारा रोबोट कनेक्टेड है, सो ये मूव हो जाएगा 35 डिग्री, और ये स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा। सो ऑनलाइन में जैसे जैसे आप सिमुलेशन करते रहोगे वैसे वैसे एक्चुअल रोबोट तक उसका इफेक्ट पहुंचता रहेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन। जैसे हम बोलते हैं ना, एक सर्वर ऑनलाइन है, एक वेबसाइट हमारी क्या हो गई, ऑनलाइन आ गई है, तो जैसे जैसे आप उस पर चेंज करते रहोगे वो सबको दिखेगा, ठीक। सो दिस इज़ दी ऑनलाइन मोड ऑफ रोबोट सिमुलेशन और रोबोट प्रोग्रामिंग। सेकेंड वन होता है ऑफलाइन मोड। तो समझ जाओ, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि ऑफलाइन मोड में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका रोबोट पे सारे के सारे जो इफ़ेक्ट हैं आपके कोडिंग के वो एक साथ वो एक एक करके पहुँचे। तो इसमें क्या होता है, ऑफलाइन सिमुलेशन में अगर ये हमारा कंट्रोलर है, ये हमारा ह्यूमन बैठा है अपने सिमुलेटर पे, सो H फॉर ह्यूमन, और ये हमारा सिमुलेटर है। सिमुलेटर यानी कि वो सॉफ्टवेयर जिस पे आप रोबोट की सिमुलेशन कर रहे हो, ठीक है। सो हमारा ह्यूमन सिमुलेटर की हेल्प से इस रोबोट कंट्रोलर में क्या कर रहा है, नए नए प्रोग्राम्स फीड कर रहा है, और ये हमारा एक्चुअली रोबोट है,
ठीक, ये उसी टाइप से रोबोट है हमारा, ये हमारा रोबोट है। सो ऑफलाइन में क्या होगा, आप एक बार सिमुलेटर की हेल्प से सारा का सारा प्रोग्राम डेवलप कर लोगे। आप बार बार ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे कि मूव 30, मूव 90, मूव 35, इस टाइप के इंस्ट्रक्शन आप बार बार नहीं दोगे। आप एक ही बार में एक फाइल पे क्या करोगे, सिमुलेशन के द्वारा सारे इंस्ट्रक्शन लिख दोगे। सो अगर ये इंस्ट्रक्शन 1 है, इंस्ट्रक्शन 2 है, 3 है, जितनी भी है पूरी प्रोग्राम बन गई। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की फाइल को आप क्या बोलोगे, दिस इज़ दी रोबोट प्रोग्राम। सो जब आपने इस प्रोग्राम को वेरीफाई कर लिया सिमुलेटर पे कि इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, सिमुलेटर पे आप देख भी सकते हो रोबोट का मूवमेंट कैसा है। सो आपने सब कुछ एनालिसिस करने के बाद एज एन इंजीनियर आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे हो कि ये प्रोग्राम इज़ 100% एक्यूरेट एंड फिट फॉर डिप्लॉयमेंट। सो तब आप क्या करोगे, इस रोबोट कंट्रोलर को प्रॉम्प्ट करोगे कि अब अपनी मेमोरी में ये नया वाला प्रोग्राम फीड कर लो। इसमें जो मेमोरी होगी उसमें ये नया प्रोग्राम फीड हो जाएगा, और उसके बाद जब आप सिस्टम को रीसेट करोगे या रिबूट करोगे तो हमारा कंट्रोलर क्या करेगा, सारे के सारे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। ऑनलाइन में क्या होता है, आप रोबोट की कोडिंग तब करते हो व्हेन रोबोट इज़ एक्चुअली कनेक्टेड टू दी कंट्रोलर एंड द कंट्रोलर इज कनेक्टेड टू दी सिमुलेटर। तो आप सिमुलेटर पे जो भी करोगे दैट डायरेक्टली गेट्स रिफ्लेक्टेड एट दी फिजिकल रोबोट। इन ऑफलाइन में क्या होता है, आप सिमुलेटर पे एक ही बार में सारे के सारे चेंजेस, सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस, जितनी भी आपकी स्टडी है, आप सब एक साथ करके फाइनल प्रोग्राम को एक बार में कंट्रोलर पे अपलोड करोगे, और फिर ये आपका रोबोटिक आर्म तक पहुंचेगा और अपने कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। सो इसमें हमने कवर करा है अपने रोबोट के प्रोग्रामिंग मेथड्स को। अगेन ये थियोरेटिकल है, जो रोबोटिक्स के आगे कोर्स आएंगे 201 और 202, यानी जो 2 सीरीज़ के कोर्सेज आएंगे रोबोटिक्स के, उसमें हम ये सारी की सारी चीज़ें क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे। हम अपना मे बी यूजिंग दी हॉबी सर्वो मोटर्स या स्टेपर मोटर से अपना एक रोबोट का मॉडल भी बना सकते हैं, और फिर उसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाया जाएगा। अभी रोबोटिक्स 101 कोर्स में कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं होगा, दिस इज़ अ एंटायर थियोरेटिकल कोर्स। ठीक, सो दीज आर द बेसिक मेथड्स ऑफ रोबोट प्रोग्रामिंग। फर्स्ट इज टीच बाय डेमोन्स्ट्रेशन, जिसको टीच बाय शोइंग या लीड थ्रू प्रोग्रामिंग बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ टीचिंग पेंडेंट का यूज़ करना, टेक्सचुअल कमांड्स या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सेम चीज़ है। टीचिंग पेंडेंट में भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनकी होती है, उसी के अकॉर्डिंग आप इंस्ट्रक्शंस फीड करते हो। ठीक है, तो तीनों का मतलब एक ही होता है। द लास्ट वन इज़ रोबोटिक सिमुलेशन। इसके 2 टाइप्स होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये मैंने आपको समझा दिया। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स आएंगे वहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो ये मैंने पॉइंट नोट डाउन कर लिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट यूनिट कवर होगा उसमें हमारा जो रोबोट के काइनेमेटिक्स का फंडामेंटल है, दैट फॉर्म्स द मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम सिलेबस। सो हम उसमें करेंगे अपने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसको कवर करने से पहले मैथमेटिकल फाउंडेशन का 1 या 2 क्लासेस होंगी, जिसमें आपको जो रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स है उसके पीछे की वो समझा दी जाएगी। अगेन सब कुछ पेन पेपर पे होगा, मैं आपको अभी सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे कुछ नहीं सिखाऊंगा इस कोर्स में। ठीक है, वो कवर होगा सारे रोबोटिक्स 201 में या 202 कोर्स में। सो अगर आपको सही में रोबोटिक्स सीखनी है फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सो इन लेक्चर सीरीज़ का वेट करना। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने के बाद हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं उन ट्रांसफॉर्मेशंस को पढ़ेंगे और अपने रोबोट काइनेमेटिक्स की फाउंडेशन को बिल्ड करेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा रोबोटिक्स काइनेमेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स और इनवर्स काइनेमेटिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा शेड्यूल है, इस शेड्यूल पे लेक्चर्स बनेंगे। सो आई होप दैट ये यूनिट 1 आपने ख़त्म कर ली होगी रोबोटिक्स की। सो अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो अपने क्या करना, वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद उनमें अपना फीडबैक देना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक कर सकते हो, या अगर मेरे से कोई और रिक्वायरमेंट है तो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ पर एक जीमेल आईडी है, आप उस पर मेरे को मेल भी कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।